हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। क्या हाल है बच्चा लोगों? आज तो थोड़ा सा सर्दी का माहौल है, लेकिन चलिए कंटेंट के माध्यम से गर्मी लाई जाए। आवाज आ रही है? एक बार सब बच्चे बताएं। परफेक्ट। कल तो टेक्निकल इश्यू यानी आवाज का इश्यू हो गया था, और एक बार बताएं मुझे एकदम परफेक्ट आ रही, क्लियर है? वेरी गुड, बढ़िया वाली। ठीक है, तो चलिए यानी 9-10 दोनों दिन का आज कंप्लीट करते हैं। आज रिवर लिंकिंग पर दो टॉपिक यानी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 तारीखों का 9 और 10 दोनों में आया हुआ है रिवर लिंकिंग चैलेंज, और उसके साथ साथ दूसरा टॉपिक रिवर इंटरलिंकिंग द फाउंट ऑफ एनवायरमेंट। एक है 8 जनवरी का, ठीक है, और एक है यानी कल का। तो 8 जनवरी वाला टॉपिक भी डिस्कस करूंगा, और 9 वाला उसके पीछे रीजन ये है कि जिससे आप समझ सके कि हिंदू में जो हमेशा टॉपिक रिपीट होते रहते हैं, और मजा आएगा आपको बड़ी गहराई के साथ। आज नदी जोड़ो विषय पर अच्छी चर्चा। क्यों ये चर्चा होनी चाहिए वो आपको पता लगेगा जब आप 2020 जीएस पेपर 1 का एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आगे हम विस्तार से बात करेंगे। तो आज यानी कल और आज दोनों डेट का पूरा कंटेंट है, 9 और 10 जनवरी दोनों का। नदी जोड़ो परियोजना पर बातचीत करेंगे, और नदी जोड़ो परियोजना ना केवल प्रीलिम्स के लिए अपितु मेंस के लिए, चाहे जीएस पेपर 1 हो, चाहे यानी सोसाइटी गरीबी एवं विकासात्मक, उसके साथ साथ ज्योग्राफी गरीबी एवं विकासात्मक विषय का मतलब कि भाई जिन क्षेत्रों में गरीबी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन वहां पानी का ना उपलब्ध होना भी है। जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र, मराठवाड़ा क्षेत्र, सौराष्ट्र क्षेत्र, तो पानी की समस्या जहां भी है, विदर्भा। तो ऐसे में जहां पानी नहीं, अगर हम वहां पानी ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? नदियों को जोड़ करके, यानी जिन नदियों में सरप्लस वाटर, उसको हम उन जगहों पर भेजेंगे, उन नदियों में जहां पर पानी की कमी है। तो स्वाभाविक है गरीबी एवं विकासात्मक विषय जीएस पेपर 1 के साथ कनेक्ट है। इसके साथ जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी, जो प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन आपकी यूनिट है ज्योग्राफी की, वहां के साथ कनेक्ट है। जीएस पेपर 2 में जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से ये सरकार की नीतियों का विषय है, नदी जोड़ो परियोजना, वहां के साथ भी जोड़ेंगे। इसके साथ साथ जीएस पेपर 3 यूनिट 1 भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिससे हम जीडीपी बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ विषय है, और समावेशी विकास से भी जुड़ा हुआ विषय है, जल उपलब्धता अगर सर्वत्र नहीं होगी तो क्या हम समावेशी विकास प्राप्त कर पाएंगे? तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जीएस 1 ज्योग्राफी के अलावा। ये ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए भी बहुत बढ़िया टॉपिक है। 2 टॉपिक, और इसके साथ साथ जब हम नदी जोड़ेंगे तो क्या कुछ पर्यावरण का मुद्दा आएगा, क्या आपदा का मुद्दा आएगा? तो जीएस पेपर 3 में ही पर्यावरण संरक्षण एवं डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ भी ये टॉपिक गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ, जिस पर 2020 में जीएस पेपर 1 में आप उठा करके देखेंगे तो एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक जीएस पेपर 3 यानी इकोनॉमिक्स देखेंगे, तो वहां पर पीडीएस सीधा सीधा सिलेबस का पार्ट है, यानी खाद्य सुरक्षा, और उस खाद्य सुरक्षा को हम करने जा रहे हैं। लेकिन जब ये जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर की यूनिट में जो 5वीं यूनिट है, वहां के साथ तो कनेक्ट है खाद्य सुरक्षा से संबंधित विषय, लेकिन इसके साथ साथ यह विषय कनेक्ट है जीएस पेपर 2 गरीबी एवं भूख और जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए, वल्नरेबल सेक्शन के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं, तो ये वहां के साथ भी कनेक्टेड है। और स्वाभाविक है नीतियों के माध्यम से हम कैसे नैतिकता की स्थापना करते हैं, उसका भी एक या ज्वलंत उदाहरण है, और निबंध तो बताने की जरूरत नहीं। फिर सूचना के अधिकार के ऊपर अगला टॉपिक है, जो जीएस पेपर 4 अगर आप देखते हैं, यूनिट लास्ट यूनिट सूचना का अधिकार सिलेबस का ही पार्ट है, यानी एथिक्स में। जीएस पेपर 2 यानी गवर्नेंस में, तो ये गवर्नेंस और एथिक्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्वाभाविक सूचना का अधिकार अगर आप बेहतर ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो इसका उपयोग आप कहीं भी करिए। जीएस पेपर 1 2 3 अभी मैं सिखाऊंगा कैसे आप इसका उपयोग जहां चाहे वहां कर सकते हैं, यानी IQIP कर सकते हैं। अफ्रीका में चीन का लंबा खेल। अफ्रीका में चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है, चाइना की जो जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, उसको लेकर के पूरा ये टॉपिक लिखा गया। लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से, यानी आप सबके लिए यूपीएससी के एस्पिरेंट के हिसाब से मोड़ा है। पूरा चाइना और अफ्रीका का रेफरेंस था, लेकिन मैंने इसको चाइना अफ्रीका का रेफरेंस केवल संक्षेप में देते हुए इसका भारत पर इंपैक्ट यह जोड़ा है जीएस पेपर 2 IR। क्यों?
क्योंकि विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, मतलब विकासशील देश की नीति, चाइना की नीति का भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो चाइना की अफ्रीका नीति का भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यह टॉपिक 100% आप सबके लिए बेहतर साबित होगा। और करेज टू एक्सेप्ट, बहुत से ऐसे की तो चर्चा ही नहीं करनी है। फिर तिरुपति में भगदड़ हुई, 6 की मौत, 20 घायल। तो तिरुपति में जो भगदड़ हुई, इसको लेकर के मैंने एक केस स्टडी बनाई है, और यह केस स्टडी आपको सॉल्व करनी है जीएस पेपर 4 के लिए। यानी इस टॉपिक को केस स्टडी के थ्रू, कि अगर आप जिलाधिकारी होते, इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए प्रोएक्टिव रूप से क्या कदम उठाते। और मान लीजिए फिर एक पॉइंट और, कि अगर यह घटना घट गई है, आपके ऊपर नैतिक दबाव है कि मामले को रफा दफा कीजिए, बट आपके पास कुछ एविडेंस है, साक्ष्य है, जिसमें लोकल लोगों की या एडमिनिस्ट्रेशन की गलती का आपके पास एविडेंस है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। तो बहुत बढ़िया केस स्टडी जीएस पेपर 4, क्योंकि ऐसी चीजें ही आपसे पूछी जाएंगी। फिर इसके बाद फ्लेमिंगो महोत्सव, तो फ्लेमिंगो के बारे में सारी चीजें हम पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए। और ऑब्वियस है दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, यह चर्चा में है, इसके कुछ सेक्शन चर्चा में है, इसको भी हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। उत्तराखंड के बागेश्वर में सोप स्टोन खनन से कैसे हो रहा है भू धंसाव, तो सोप स्टोन क्या होते हैं और लैंड सब्सिडेंस में इनकी क्या भूमिका है, यह भी आपके साथ प्रीलिम्स के लिए डिस्कस करेंगे, ओनली प्रीलिम्स के लिए। फिर उसके बाद सांता एना हवा क्या होती है और क्या इनका इंपैक्ट है दक्षिण कैलिफोर्निया में, अमेरिका में जो भीषण आग लगी है। तो सांता एना हवाएं आप देख सकते हैं, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाता है। सांता एना विंड्स, यह भी हम आपको सिखाने जा रहे हैं, सांता एना विंड्स क्या है और किस तरीके से इस पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा। अब इसके बाद आज का एडिटोरियल था छोटे किसानों को सशक्त बनाना, यानी द हिंदू के थिंक पेज पर, तो कैसे छोटे किसानों को सशक्त बनाए, अच्छा टॉपिक है। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री कश्मीर लद्दाख कॉरिडोर, इसके बारे में चर्चा है। जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करेंगे, जेड मोड़ टनल, तो जेड मोड़ टनल के बारे में प्रीलिम्स के लिए जितनी भी जानकारी हो सकेगी वो सारी की जाएगी। फिर इसके बाद एक दो टॉपिक और जिनके बारे में हम बातचीत करेंगे फॉर प्रीलिम्स की निगाह से। चलिए शुरू करें। शुरू करने से पहले जो भी एस्पिरेंट्स मेरे साथ यानी फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की, उसी फाउंडेशन का हिस्सा अब मैंने यह जो एडवांस आईक्यू आईपी उसको बनाया है, यानी जो हमारे फाउंडेशन के बच्चे उनको ज्यादा बेनिफिट मिले, वो ज्यादा बेहतर ढंग से अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़े, उसी के लिए मैंने यहां पर जोड़ा है। इसी आधारशिला जो हमारा फाउंडेशन बैच है उसके साथ, तो आप लोग हमारे जनरल स्टडीज, अगर आप फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ विद इंडिया के बेस्ट कंटेंट के साथ, यानी कभी भी कंपेयर करिए कहीं से भी, अगर हमारा कंटेंट सबसे आगे ना हो, उसके बाद फिर आप मुझसे पूछिए। बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट, जैसा आप यहां पढ़ रहे हैं वैसे हर एक सब्जेक्ट का कंटेंट है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और सबसे बड़ी ताकत है कि जो मेरा मेंस का है सेगमेंट है, प्रीलिम्स का सेगमेंट है, दोनों बिल्कुल सेपरेट है। याद रखिएगा, जब प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछने का ढंग अलग है तो हम क्यों पूरा कंटेंट एक जैसा पढ़ते हैं, और जब मेंस के प्रश्न पूछने का ढंग अलग है तो हम दोनों को एक साथ क्यों पढ़ते हैं। प्रीलिम्स के लिए अलग तैयारी है, यानी कंप्लीट हम कभी मिक्स करते ही नहीं कि मान लीजिए काम चलाना हो कि चलो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो प्री मेंस एक में, नहीं, दोनों डिफरेंट। यानी हमारा प्रीलिम्स का सेगमेंट अलग चलता है, मेंस का अलग, और मेंस में 95% सिलेबस मैं अकेले कराता हूं। अगर मेरी इंटरलिंकिंग पसंद है तो आपको जरूर इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत डिटेल में ना मेंस पढ़ना है ना प्रीलिम्स पढ़ना है। बहुत संक्षेप में आप तैयारी करके, जैसे आईआईटीएन निकाल लेते हैं, 1 साल 1.5 साल 2 साल की तैयारी करते हैं और निकल जाते हैं, वो 2 साल के लिए कोचिंग नहीं करते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है कि 2 साल अगर आप कोचिंग करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप कब खुद पढ़ेंगे, कब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारे यहां पर अवेलेबल है, आप सब जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ जिनको हिंदी ऑप्शनल की क्लास लेनी है तो 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए बैच या हमारे यहां शुरू होने जा रहा है, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। और ऑनलाइन में तो कभी भी शुरू हो, कोई आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तो 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए जो कल से स्टार्ट होने जा रहा है, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। 2.5 आखर इसीलिए कहा गया क्योंकि कैसे बहुत कम पढ़ के बहुत ज्यादा आउटकम आप लें, वो इसके अंतर्गत है। यानी आंसर राइटिंग पर फोकस पूरा बैच होता है। उसके पीछे रीजन होता है कि अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो आप इस एग्जाम में फिर किसी काम के नहीं। इसी प्रकार से हिस्ट्री ऑप्शनल का भी बैच। तो अगर आप 1000 सीट जो भरी हुई है
पीछे 2-3 साल के बच्चे ही जो सिलेक्ट हो चुके हैं अपनी रैंक बढ़ाने के लिए अगला अटेम्प्ट करते हैं, उसको भेदना है। 50,000 10,000 में आने वाले नहीं, जिनको उस 1,000 सीट को भेदना है, तो आप सब हमारे साथ अवश्य जुड़े। और यह है हमारा अभिव्यक्ति पास, यानी अगर आप अभिव्यक्ति पास लेते हैं तो मेरे जितने भी कोर्सेज हैं सब आपको प्राप्त हो जाएंगे, यानी सारे कोर्सेज इसके अंतर्गत हैं जो आगे लॉन्च होंगे अगले 2 सालों में, वो सारे कोर्सेज इस पास। तो ये अभिव्यक्ति पास का सहारा आप लोग जरूर लीजिए। अब नदी जोड़ो परियोजना की चुनौतियां, पहला टॉपिक ये है 8 जनवरी वाला। अब ये पढ़ाना इसलिए जरूरी क्योंकि कल भी आया था इसी विषय पर, तो कल वाला पढ़ाएंगे और फिर यानी परसों वाला फिर कल वाला, दोनों एक साथ जोड़ देंगे। वाई दिस न्यूज, यानी हम क्यों इसे पढ़ रहे हैं, क्या है। तो भारत सरकार नदियों को जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है, और जिसका उद्देश्य क्या है कि जहां पानी ज्यादा है उस पानी को उन क्षेत्रों में पहुंचाया जाए जहां पर पानी कम है, यानी जल अधिशेष वाटर सरप्लस क्षेत्रों से जल संकट ग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाना। तो देखिए कितना बढ़िया लिखा है। अब आपसे कोई प्रश्न पूछेगा तो क्या पूछेगा, यही पूछेगा ना कि नदी जोड़ो परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो आप स्वयं बताएं, क्या बताएंगे, क्या इसी स्क्रीन के कंटेंट से आपको याद हो गया कि नहीं याद हो गया, जरा मुझे बताएं। तो चीजें बहुत ही मजेदार है, अब इसको कैसे ग्रहण करना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसका उद्देश्य हो गया, यह योजना देश की जल सुरक्षा यानी वाटर सिक्योरिटी, जरा ध्यान से पकड़िएगा इस पॉइंट को, और आप स्वयं बन सकते हैं वह स्टूडेंट जो यूपीएससी के भविष्य के प्रश्नों का आकलन कर सके कि कैसे प्रश्न आएंगे। मैं सिखाने जा रहा हूं, यानी भविष्य के प्रश्नों का आकलन आप स्वयं कैसे कर सके, प्रश्न है, मुद्दा है। यह योजना देश की जल सुरक्षा नंबर 1, सिंचाई क्षमता नंबर 2 और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। जरा ध्यान देखिएगा, यह स्कीम डिजाइन की गई है टू प्रमोट द कंट्रीज वाटर सिक्योरिटी, इरिगेशन पोटेंशियल एंड रूरल डेवलपमेंट। अब क्या यही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नहीं कि नदी जोड़ो परियोजना देश की जल सुरक्षा, सिंचाई क्षमता और ग्रामीण विकास के संभावनाओं को बढ़ावा देती है, पर साथ ही जो कल का एडिटोरियल, ये तो परसों का हो गया, साथ ही पर्यावरणीय चिंताओं की तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित करती है। डिस्कस, विवेचना कीजिए। अब प्रश्न बना कि नहीं, दोनों को मैंने जोड़ दिया। आप कहेंगे सर आपके कहने से हम क्यों मान लें कि यह चीज प्रश्न के रूप में आ सकती है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 2020 में कैसा प्रश्न जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, उसी में भारत भी लिखा हुआ, भारत सहित। तो नेचुरल रिसोर्सेस ऑब्वियस है पानी। अब पानी पर क्या प्रश्न आपसे पूछा, ये एक मिनट के लिए मैं पहले प्रश्न पे आ जाता हूं फिर आऊंगा। 2020 में आपसे क्या प्रश्न पूछा गया, ये देख सकते हैं आप। नदियों को आपस में जोड़ना सूखे की समस्या का समाधान करेगा। अभी आपने पढ़नी, हां सर बिल्कुल, अंदर पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कंटेंट यहीं से सीख लिया, क्योंकि सर आपने इसके उद्देश्य में यही बताया कि भाई जहां पर पानी ज्यादा है उस पानी को जहां पर पानी कम है वहां पर भेजा जाएगा, नदियों को जोड़ करके, जैसे अभी केन बेतवा लिंक की गई है। सिंपल सी बात है। तो नदियों को आपस में जोड़ना सूखा और साथ ही बाढ़ की समस्या का समाधान करेगा। आप कहेंगे सर ये कैसे, अरे भाई जहां पानी ज्यादा है बाढ़ तो, और वहां थोड़ा बारिश और आ गई तो वहां पर पानी का ओवरफ्लो हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। तो अगर हम उस एरिया से, यानी जहां सरप्लस वाटर है, उस सरप्लस वाटर को, जहां पर पानी की कमी, अगर हम वहां पर पुश कर देंगे तो बाढ़ की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। और बाधित जल परिवहन ऑब्वियस है। तीसरा कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इंटरप्टेड नेविगेशन। नेविगेशन यानी जब हम जल का एक परिवहन के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, नाव चलाते हैं, या हम माल को, वस्तुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिपिंग के द्वारा भेजते हैं, तो जहां पर पानी कम है वहां ये गतिविधि हो नहीं पाएगी। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना, आधारभूत संरचना, सड़क, ऊर्जा, रेलवे, परिवहन। तो ये परिवहन में एक महत्वपूर्ण परिवहन है जो लॉजिस्टिक के लिए महत्वपूर्ण, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पा रहा क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में नदियां सूख रही हैं, उनमें उतना पानी नहीं जहां पर नेविगेशन हो सके, और कुछ नदियों में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है तो भी नेविगेशन नहीं है। तो अगर हम जोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा। सोचिए, बिना पढ़े केवल एक लाइन से आपका आंसर निकल आया कि नहीं आया, यानी जो हमने उद्देश्य पढ़ा उसी उद्देश्य से
इस प्रश्न का आंसर निकल आया कि नहीं निकल आया? तो सोचने की क्षमता बड़ा करना है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, कितना आप पढ़ते हैं मैटर नहीं करता। जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, थोड़ा गहराई से नई पीढ़ी के टीचरों पर ट्रस्ट करना सीखिएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, नई पीढ़ी के टीचरों पर ट्रस्ट करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो समझते हैं उस नस को। इसलिए उस नस की तरफ उनके साथ चलिए। कौन सी? सिलेक्शन की नस, उसकी नब्ज, कुछ भी आप कह लीजिए। तो नदियों को आपस में जोड़ना सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसी बहुआयामी आपस में जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान है। तो तीन चीज पूछा ना, सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन। तो यहां भी तो वही लिखा है भैया, मैंने जो प्रश्न बनाया। यह योजना वही पूछा ना, उन तीनों का समाधान नदी जल जोड़ो परियोजना करेगी। और यहां पर यह योजना यानी नदी जोड़ो परियोजना जल सुरक्षा, सिंचाई क्षमता और ग्रामीण विकास, आप देख सकते। तो कल को ये तीनों पॉइंट उठा करके पूछ लेगा। 2020 में सूखा, बाढ़ और नेविगेशन को लेकर के पूछा गया। अब 2025 में, 26 में जल सुरक्षा, सिंचाई क्षमता और ग्रामीण विकास में इसका क्या पोटेंशियल है? किसका? नदी जोड़ो योजना का। ये आपसे पूछा जाएगा। मजा आया बच्चे? यानी हमने टॉपिक पढ़ा नहीं। और एक बार सबका कमेंट चाहूंगा सबसे पहले कि, और खुश करने के लिए नहीं, मैं कभी नहीं चाहता हूं कि मुझे खुश करने के लिए कोई कुछ किया, क्योंकि देखो खुश करके कितने दिन। तो क्या बताना है कि ये जो 2020 वाला प्रश्न था, ये सच सच बताना, सेकंड में करना आ गया कि नहीं आ गया, पूरी डिमांड के साथ आंसर का कंटेंट भी, यानी वही चीज घुमा फिरा के, एक सद विप्रा बहुधा बदन सत्य के विद्वान अनेकों प्रकार से कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस मेंस की क्लासेस हमारी जो चल रही, बच्चे इतना सेटिस्फाई, मैं क्या ही बताऊं। बस वो यही कह रहे हैं सर, आप एक ही चीज पढ़ा करके हर चीज को उसके साथ जोड़ देते हैं, तो हमारे लिए ज्यादा पढ़ना भी नहीं और हमारे आंसर भी अच्छे लिख रहे हैं। ठीक है, जतन कह रहे हैं कि फ्यूचर क्वेश्चन भी बन गया, बहुत बढ़िया। तो बस इसी हिसाब से। ये कौन कह रहा है? रूपेश ठाकुर कह रहे, यस सर इंटर लिंकिंग में मजा आ गया। अरे बेटा, ये तो अच्छा, आपके शब्द से ही मुझे याद आया। एक हमारा इंटरलिंकिंग है, यानी इंटरलिंकिंग IQIP। अरे क्या बात है, एक मिनट भाई, थोड़ा मजे ले लिया जाए, क्लास तो चलती रहेगी हम लोग, ठीक है ना। यार ये तो बड़ी अच्छी बात तुमने बोली, एक मिनट के लिए। IQIP इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम भी तो वही है। तेरी, एक मिनट रुको भाई। ये रुपेश तुम्हारे स्टेटमेंट, मतलब तुमने ये नहीं बताया, लेकिन तुमने जब जिक्र किया मेरे दिमाग में एक चीज पनपी, और यही चाहता हूं सबको ऑन स्पॉट क्रिएटिव होना। अब इधर क्या हुआ? IQIP इंटरलिंकिंग क्वालिटी, ठीक है, सॉरी, इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। और यहां पर क्या है? नदी जोड़ो परियोजना, यानी रिवर लिंकिंग प्रोग्राम। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना। बेटा दोनों एक ही है कि नहीं? अरे भाई, नदी जोड़ो परियोजना क्या कहती है? जहां पानी सरप्लस है, यानी जहां अधिशेष है, यहां से पानी लो और वहां दो जहां पर जल स्ट्रेस है या वाटर स्ट्रेस है या जल तनाव है। ठीक है ना, वहां पर पानी दो। 2019 में भी वाटर स्ट्रेस पर आप देखोगे, जीएस पेपर 3 में प्रश्न आ चुका है, एक बार चेक कर लीजिएगा। हिंदी में लिखा हुआ जल प्रतिबलित क्षेत्र, यानी वाटर स्ट्रेस एरिया। और बट उसको वाटर स्ट्रेस प्रतिबलित शब्द के बजाय अगर हम जल तनाव कहते हैं तो ज्यादा। अब बताओ इंटरलिंकिंग का मतलब क्या हो गया? इंटरलिंकिंग का मतलब यही हुआ कि भाई आपकी किताबें, आपकी एनसीईआरटी, आपका यूपीएससी का जितना भी कंटेंट, यानी आपका कंटेंट क्या है, वह अपडेट नहीं है। ठीक है ना, यानी कंटेंट अपडेट नहीं है। तो इंटरलिंकिंग यही करता है। क्या करता है? यानी इसमें चीजों को लिंक कर देता है। तो जो कंटेंट अपडेट नहीं उसको ये अपडेट कर देता है। यानी जहां पर कंटेंट अपग्रेडेशन का अभाव है, वहां पर IQIP कंटेंट को अपग्रेड कर देता है। वैसे ही जहां पर पानी का अभाव है, वहां पर नदी जोड़ो परियोजना पानी का बहाव सुनिश्चित करती है। तो अभाव को बहाव के साथ यह दूर करती है। और यहां पर भी अभाव को एडवांस IQIP के कंटेंट के बहाव के साथ मैं दुरुस्त करता हूं, ट्रेडिशनल कंटेंट को। तो इसका मतलब आज के बाद से जब आप लोग नदी जोड़ो परियोजना पढ़िएगा तो तुरंत याद करिएगा कि यार हम लोग तो डेली कंटेंट की नदी जोड़ रहे हैं।
क्या कर रहे हैं, डेली कंटेंट की नदी जोड़ रहे हैं। खैर ये हो गया हंसी मजाक की बात। तो आपको सीखना है कंटेंट कितना हो जाता है कितना नहीं हो जाता, आप कितनी क्षमता में, तो कंटेंट दे ही रहा हूं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन बस ये चीज आपने कल कंटेंट पढ़ा होगा, लेकिन ये चीज दिमाग में आई थी एक बार, ये भी बहुत अच्छी बात है। कंटेंट तो कल अपलोड हो गया था ना बच्चों, एक बार बताइए मुझे, ये कंटेंट कल अपलोड हो गया था ना, ये कंटेंट कल अपलोड हो गया था, एक बार जरा कमेंट कीजिए। ये पीडीएफ और 8 तारीख वाली तो खैर हो ही गई, तो मैंने लेक्चर ही लिया था। अंकुश कुमार सर प्रणाम, आप हमारे लिए सूर्य की किरण है कि भांति आपका उदाहरण मात्र से। अरे नहीं बेटा, मेहनत अभी कर। चलो कोई बात। अरे ये तो 8 का टॉपिक है ना, तो आपको चिंता ही नहीं करनी। तो अब 8 को तो आपने ये टॉपिक पढ़ा था ना, ये तो 8 जनवरी का है। आप सोचिए आपके दिमाग में क्या ये पॉइंट आया था कि यहां से यूपीएससी क्वेश्चन बना लेगा? नहीं आया था ना, बस यही है। अगर आया था तो यू आर अ सुपर हीरो, बट अगर नहीं आया था तो आईक्यू आईपी की इंपॉर्टेंस यही है, एक चीज आपको सोचने की क्षमता डेवलप कर देना मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब जरा इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। और ये प्रश्न जीएस पेपर 3 ऑब्वियस है, मैंने स्टार्टिंग बता दिया, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है ये। आप कहेंगे सर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या? अरे भैया, दो नदियों को जोड़ रहे, एक सूखे को हम हरे भरे में बदल रहे हैं, और जहां बहुत ज्यादा पानी है उससे बाढ़ आने की संभावना, उसको हम बैलेंस कर रहे हैं, तो हम रिसोर्स को मोबिलाइज तो कर ही रहे हैं ना। जल का उपयोग कहां नहीं होगा? एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर में, एवरीवेयर। तो ये संसाधनों को जुटाने का उदाहरण है जिसके द्वारा मेरी ग्रोथ यानी मेरी जीडीपी बढ़ेगी, इसलिए यहां लगाया गया है। डिजास्टर ऑब्वियस है, नदी जोड़ो परियोजना एक प्रकार से आपदा का प्रबंधन में, यानी जहां पर पानी ज्यादा है वहां से, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब 2020 का एक क्वेश्चन है जो आपके सामने मैंने रखा, और इसी के साथ एक कविता कहने का दिल हो गया है। आज एक नया इनोवेशन, और मेरे प्यारे बच्चों कल से 100% है, एक इनोवेशन करने जा रहा हूं जिसमें मैं मतलब टाइटल ही होगा नवाचार, क्योंकि बहुत से लोग मुझे फॉलो करते हैं बहुत से एरिया से, मैं अपने बारे में उस टाइप से बताता नहीं, बहुत से बच्चों का क्या ही बोलूं। तो आज एक बच्चे से मेरी बात हुई, शिवान बिहार से, और उनका नाम मिस कर रहा हूं, शायद शालिनी नाम है, और उन्होंने कुछ किताब वगैरह लिखी इसी पैटर्न पर जो आपका आईक्यू आईपी होता है, और वो सबसे बड़ी बात है सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं करती, फिर भी वो पिछले 3 साल से द हिंदू फॉलो कर रही, हाउसवाइफ, 2 बच्चों की मां, और उन्होंने एक किताब लिखा है। और मैंने कहा भाई ठीक है, आप मुझे, मतलब उन्होंने मुझे जो भी उसमें अपना स्थान दिया, जो भी उन्होंने बताया, आज हमारी बात हुई, तो मैं किसी चीज को बहुत ज्यादा एग्जेगरेट नहीं करता, बस सिंपल ये है कि यार इतनी ताकत तो उस बच्चे ने, जितना मैंने इनोवेटिव आइडियाज अभी तक बताए होंगे ना, सब पे उसने अपनी तरफ से मतलब उसी को टाइटल बनाया और उस पर खूब ढेर सारा कंटेंट लिख दिया है, जो भी मैं नई नई बातों बातों में बताता रहता हूं। तो वो वहां से मुझे एक अच्छा सा एक संदेश प्राप्त हुआ कि यार अगर मैं जो भी इनोवेटिव आइडियाज दिमाग में आते हैं उसका एक अलग से सीरीज स्टार्ट कर दूं यूट्यूब के लिए, नॉट फॉर यहाँ पेड क्लास, उसकी आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि उतना मैं क्लास में बताता रहता हूं। तो कैसा रहेगा बच्चों, जैसे ये नदी जोड़ो परियोजना है ना, इसमें भी मेरे पास मेरे अपने पॉइंट है जो अभी आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा। सोचो नदी जोड़ो परियोजना में जो एडिटोरियल में पॉइंट है, आप सब खोल के पढ़ लीजिएगा, जो मैं बताऊंगा अभी लास्ट में या बीच में ही, मेरा जहां पर भी एनालिसिस में घूम करके आ जाएगा, आप खुद कहोगे कि सर ये लोग क्यों नहीं ऐसा सोच पा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूं वो सारे पॉइंट्स मैं यूट्यूब पे डालूं, कोई देखे ना देखे अब तो, क्योंकि वो मेरे अंदर से भय हट गया है। क्योंकि पहले क्या होता था ना, जैसे आप यूट्यूब पे आओ तो मुझे इतने लोग देखने चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमेशा से जब आपका गला यहां तक भरा हो तो आपके मन में आता है कि यार ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, 5 लोग और फोन करके किया, सर हमको हायर कर लीजिए, हम आपका ये कर देंगे। हमने कहा आप सब खत्म करो, ये टंटा ही खत्म करो, अब सीधा आ जाओ अंदर, यानी केवल ऐप पर पढ़ाओ, सिंपल सी बात। तो ये ठीक रहेगा, मुझे लगता है कि आज उस बच्चे के जो, और उनको मैं यहाँ मौका भी दूंगा, अभी तो मैं यही, उनको मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कहीं पर बैठा हुआ था जहां पर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता था, कॉन्फ्रेंस में मेरी टीम ने उनसे बात कराई थी मेरी, तो बट उनको शायद मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे भी मौका दूंगा अपनी बातें रखने का, क्योंकि उसके पीछे रीजन है यार कि अगर कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं ना तो हमें उसको सपोर्ट करना है। ये मैंने
अपने मन में ये रखा हुआ है। अब उस बच्चे से आज मेरी बात हुई, उसने कहा सर बहुत पहले से मैंने अपनी कुछ भी लिखती हूँ तो आप ही को डेडिकेट करती हूँ। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। चलो अच्छी बात, अब क्योंकि टीम कभी बात पहुंचती है कभी नहीं पहुंचती, सुबह शाम तो मैं क्लास में रहता हूँ, इसलिए टीम की भी गलती नहीं। ठीक है, चलिए ये हो गई बात। तो ठीक है, चलिए कविता करने का मन है और जरा इस इनोवेशन पे आइएगा। ये प्रश्न भी आज कविता में शामिल है, जरा एक एक लाइन पकड़िएगा। ये प्रश्न भी कविता में शामिल है। नदियों को आपस में जोड़ना, सूखा, बाढ़ और बाधित जल परिवहन जैसी बहुआयामी, इन तीनों शब्द को पकड़िएगा। सूखा, बाढ़, बाधित और नदियों को आपस में जोड़ना। द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कैन प्रोवाइड वायबल सॉल्यूशंस टू द मल्टी डायमेंशनल इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ड्रॉट, फ्लड्स एंड इंटरप्टेड नेविगेशन। यानी ड्रॉट, फ्लड्स एंड इंटरप्टेड नेविगेशन पर आप फोकस करिएगा। क्रिटिकली एग्जामिन, इस शब्द पे भी फोकस करिएगा। तो जरा आनंद, देखो पढ़ाई आनंद है यार ना, ये अब ठीक है, आनंद लेते हैं। वन लाइनर पढ़ाई वढ़ाई कोई पढ़ाई वढ़ाई है नहीं यार, वो स्क्रीनिंग है, प्रीलिम्स पास करना, उसके लिए मैंने दिल से प्रीलिम्साथॉन पे बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। 2 रोज से, अच्छा ये भी बता दूं, 2 रोज से एक्टिव नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि मैंने उस दिन क्लास में आप लोग मैसेज कर रहे थे, टक टक आवाज आ रही थी, तो मैंने पता नहीं कौन सा उसमें कर दिया है कि प्रीलिम्साथॉन मेरे व्हाट्सएप से गायब ही हो गया। कल टीम ने मुझे ऐड किया, फिर भी वो मुझे दिखता नहीं है उसमें। तो आज से उस पर एक्टिव हो जाऊंगा अभी इस क्लास के बाद। नदी जोड़ो योजना, वरदान या अभिशाप, कविता का टाइटल है। नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है। आइए जरा समझते हैं, हर एक पॉइंट को आप पकड़िएगा। इसी कविता से सब कुछ आपको सिखाने जा रहा हूं। खासकर ये प्रश्न, ये पहली बार होगा मेरे भी दिमाग में आज आया ये कि यार इस प्रश्न को ही कविता में डाल दिया जाए, जिससे बच्चों को एक नया इनपुट मिले कि यार हम प्रश्नों को कविता के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो एक आज मैं शुरुआत कर रहा हूं, आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं तो सबका कविता बना करके डाल दूंगा, क्योंकि कंटेंट बनाना मुझे बड़ा मजेदार काम लगता है। तो चलिए, यानी कुल कुल मिला करके, एक मिनट में बता दूं, कुल मिला करके 7 पॉइंट में कविता है, यानी 7 टाइटल हैं इसके। जैसे होता नहीं, कोई भी कविता पढ़ते तो टाइटल 1, टाइटल 2, अलग अलग 4 पंक्तियां टाइटल 1 में। अरे जैसे नहीं, भारत भारती आपने पढ़ा, अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्य खंड, इस प्रकार का इनोवेशन। चलिए, पहला है प्रस्तावना, यानी प्रश्न से जुड़ी भूमिका। कविता की प्रश्न से जुड़ी भूमिका में हट जाऊं, जिससे आप लोग ये वाला लाइन याद रखें। सूखा, बाढ़, जल परिवहन। देखिए कविता में आ रहा, सूखा, बाढ़, जल परिवहन में रुकावट। सूखा, बाढ़, जल परिवहन में रुकावट, क्या नदी जोड़ो बनाएगी समाधान की ताकत? क्या नदी जोड़ो बनाएगी समाधान की ताकत? सूखा, बाढ़, जल परिवहन में रुकावट। सूखा, बाढ़ और जल परिवहन में रुकावट, क्या नदी जोड़ो योजना बनेगी समाधान की ताकत? क्या नदी जोड़ो योजना बनेगी समाधान की ताकत? आप देख सकते हैं यहां पर आ गया, ठीक है। या यह परियोजना, अब क्योंकि इसने क्या कहा है, ध्यान से समझिएगा, आलोचनात्मक परीक्षण कह रहा है। आलोचना माने आलू सब्जी में और उसके साथ साथ चना, यानी दोनों चीज। मैं ये हिंदी साहित्य में बच्चों को सिखाता हूं हमेशा, यानी आलोचना जब भी शब्द आए तो आप याद रखिए कि आप जो सब्जी खा रहे हैं, यानी कंटेंट की वेजिटेबल, कंटेंट की सब्जी, उसमें आलू भी है और चना भी है, यानी 2 चीजें हैं। मतलब कि इसमें प्लस भी है, इसमें माइनस भी है। आलू का मतलब लाभ, चना का मतलब हानि, या चना का मतलब लाभ या हानि, कुछ भी आप कर लीजिएगा। तो आलोचना में दोनों बातें आती हैं, यानी साहित्य के टर्म में इसे कहें गुण और दोष, केस स्टडी के संदर्भ में कहें प्रोज एंड कॉन्स। आई होप समझ गए। तो आप जरा पकड़िएगा कि इस प्रश्न को कैसे ओपन किया हूं कविता में। आलोचना, तो पहले तो बता दिया भाई क्या बनेगा समाधान, लेकिन दूसरा तो सूखा, बाढ़, जल परिवहन में रुकावट, क्या नदी जोड़ो बनेगी समाधान की ताकत? या आलोचना, या यह परियोजना है बस एक छलावा, विकास का सपना या पर्यावरण का धावा? विकास का सपना या पर्यावरण का धावा? बुंदेलखंड के सूखे खेत मांग रहे थे जल की छांव। अब हम आते हैं, यानी ये तो हो गया प्रश्न कह रहे, अब इस प्रश्न को आप हटा दीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे सीधे, यानी अपनी कविता पे, जिससे आप दोनों टॉपिक को एकदम अच्छे से समझ पाए। उसके लिए मुझे खोलना पड़ेगा, यानी ये वाला पहली वाली स्लाइड, जिससे आप दोनों टॉपिक को, इसको और इसको, क्योंकि दोनों को मिला करके कविता बनाया हूं।
तो क्या है कविता, जरा ध्यान से सुने। बुंदेलखंड के सूखे खेत मांग रहे थे जल की छांव, बुंदेलखंड के सूखे खेत मांग रहे थे जल की छांव, सरकार ने ली पहल नई केन बेतवा का रखा नाम, सरकार ने ली पहल नई केन बेतवा का रखा नाम, कहे नदी, कहे नदी मेरा बहना सहज ही रहने दो, जैसे मैं बह रही हूं वैसे ही बहने दो, अपना स्वभाव अपना प्रवाह मुझे स्वतंत्र ही रहने दो, अपना स्वभाव अपना प्रवाह मुझे स्वतंत्र ही रहने दो। तो ये हो गया यानी शुरुआत, प्रस्तावना जो आप लेते हैं। अब आता है, और इस पर निबंध है तो ये कविता आप यूज कर सकते हैं, इसलिए भी चाहे वो 700 शब्दों में हो, चाहे 700 से 800 शब्दों में, जहां भी जैसे भी उसको आप यूज कर लीजिएगा। अब आता है नदी जोड़ो योजना, यानी संभावित समाधान है कि नहीं, संभावित समाधान प्रश्न में था ना, संभावित समाधान है। जल अधिशेष से घाटे की ओर, जल अधिशेष जहां पानी ज्यादा है, जल अधिशेष से घाटे की ओर बहाएंगे पानी की धार, सूखा मिटेगा बाढ़ घटेगी खेती होगी भरपूर अपार, जल अधिशेष से घाटे की ओर बहाएंगे पानी की धार, सूखा मिटेगा बाढ़ घटेगी खेती होगी भरपूर अपार, बुंदेलखंड का सपना पूरा सिंचाई को मिलेगा सहारा, बुंदेलखंड का सपना पूरा सिंचाई को मिलेगा सहारा, फिर क्यों विरोध के स्वर उठते, क्यों उठे पर्यावरण का नारा, क्यों उठे पर्यावरण का नारा। इस एडिटोरियल में आ गया ना पर्यावरण। जल संतुलन होगा बेहतर, जल संतुलन होगा बेहतर, खेतों में हरियाली आएगी, जल संतुलन होगा बेहतर, खेतों में हरियाली आएगी। अब हम लोग पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे, क्या क्या इसके फायदे होने वाले, प्रोज, ठीक है, गुण। जल संतुलन होगा बेहतर, खेतों में हरियाली आएगी, नौवहन यानी नेविगेशन, नौवहन होगा सुगम, अर्थव्यवस्था मुस्काएगी। जल संतुलन होगा बेहतर, खेतों में हरियाली आएगी, नौवहन होगा सुगम, अर्थव्यवस्था मुस्काएगी। बिजली उत्पादन भी बढ़ेगा, गांवों को ऊर्जा मिलेगी, बिजली उत्पादन भी बढ़ेगा, गांवों को ऊर्जा मिलेगी, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को राहत जब नदी अपना जल बहाएगी, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को राहत जब नदी अपना जल बहाएगी। तो ये हो गया दूसरी हेडिंग। तीसरा है, अब पर्यावरणीय संकट की तरफ आ रहे हैं, यानी हेडिंग है पर्यावरणीय संकट, क्या सच में जल अधिशेष, इसी कविता में क्या सच में जल अधिशेष है। अब जल ना कोई अधिशेष होता, यानी मतलब इस एडिटोरियल में कहा गया कि जल ऐसा नहीं कि हर जगह बहुत ज्यादा है, जल ना कोई अधिशेष होता सबकी अपनी जरूरत है, जल ना कोई अधिशेष होता सबकी अपनी जरूरत है, यदि धार बदलोगे जबरन तो फिर क्यों ना, यदि धार बदलोगे जबरन तो फिर क्यों ना प्रकृति सहे क्षति है, तो क्यों ना प्रकृति सहे क्षति है। यानी अगर आप जबरदस्ती बदलोगे तो प्रकृति की संरचना में हस्तक्षेप करोगे। डेल्टा के तट तटीय मिट्टी गाद से सबका पोषण, डेल्टा के तट तटीय मिट्टी गाद से सबका पोषण यानी खेती किसानी, यदि यह क्रम रोकोगे तुम होगा विनाश का साक्ष्य बहु तेरे, होगा विनाश का साक्ष्य बहु तेरे। गाद यानी सेडिमेंट, गाद की धारा टूटेगी, डेल्टा होगा कमजोर, तटीय क्षेत्र में क्षरण बढ़ेगा, मिट्टी होगी बंजर और कमजोर, बाघों का घर उजड़ जाएगा, बाघों का घर उजड़ जाएगा, पन्ना में संकट आएगा। प्रीलिम्स का क्वेश्चन की पन्ना में, ठीक है, केन बेतवा से कौन सा टाइगर रिजर्व प्रभावित होगा, बाघों का घर उजड़ जाएगा, पन्ना में संकट आएगा, बांध बनेगा जंगल कटेगा, जैव विविधता घट जाएगी, बांध बनेगा जंगल कटेगा, जैव विविधता घट जाएगी। यानी ये चैलेंजेस सारे आ गए। अब अगला पंक्ति आता है कि हमें इतिहास क्या सिखाता, क्योंकि अतीत से तो हमें सीखना चाहिए। यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, अतीत मानवीय चेतना का अस्थायी आयाम होता है, यह निबंध आपसे पूछा गया। तो अतीत मानवीय चेतना का अस्थायी आयाम होता है, हमें अतीत से सीख करके नदी जोड़ो परियोजना पर काम करना चाहिए। उसके लिए भी एक पैराग्राफ रेडी है, वैश्विक चेतावनी इतिहास हमें सिखाएगा। अराल सागर आज भी रोता, यानी ये कुछ प्रयास है जोड़ने का सागरों को, नदियों को, उनका नाम है, आगे पूरा विस्तार से कंटेंट है। अराल सागर आज भी रोता इंसानों की भूल कहता, अराल सागर आज भी रोता इंसानों की भूल कहता, किस्मी नदी, किस्मी एक और, किस्मी नदी का चैनलाइजेशन आर्द्र भूमि को मार गया। याद रखिएगा, अराल सागर आज भी रोता इंसानों की भूल कहता, किस्मी नदी का चैनलाइजेशन, किस्मी नदी में भी हस्तक्षेप किया गया, आर्द्र भूमि को मार गया। चीन का जल अंतरण भारी फिर भी संकट कम न हुआ, अब भी क्या ना समझे मानो फिर भी क्यों ये भ्रम हुआ। अमेरिका में किस्मी परियोजना आर्द्र भूमि को नुकसान हुआ, अराल सागर सोवियत संघ की गलती, पूरा जल स्रोत सूख गया, चीन की साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर पानी गया पर संकट बढ़ गया। तीनों यानी प्रीलिम्स के लिए। अब आता है यानी पांचवी
कविता का पांचवा बंद है, पांचवा हिस्सा है। भारत में जल संकट समस्या जल की नहीं प्रबंधन की, यानी जल की समस्या नहीं है। और ये सच्ची बात है, यानी हमारे पास पानी की कमी नहीं है, हम उसको मैनेज नहीं करते। कैसे? पानी तो है पर बर्बादी है, समाधान में कमी है। पानी तो है पर बर्बादी है, समाधान में कमी है। तालाब सूखे, कुएं बेजान, क्या यही जल क्रांति सही? अगर प्रबंधन सुधारे पहले तो फिर क्यों जोड़े नदी? यानी अगर हम पहले से ही मैनेज कर लें तो नदियों को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रकृति में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्रबंधन सुधारें पहले तो फिर क्यों जोड़े नदी? क्या छोटे बात तालाब बावड़ी नहीं दे सकती असली खुशी? क्या छोटे बात तालाब बावड़ी नहीं दे सकती असली खुशी? यहीं पर पकड़े रहिएगा, ये छोटे बात तालाब बावड़ी कैसे बनाए जाएंगे, इसका मॉडल इन्होंने नहीं दिया, उसने व्यक्ति देंगे अभी कंटेंट पढ़ाते समय। जल संरक्षण में लाए सुधार, हर बूंद का हो सदुपयोग। जल संरक्षण में लाए सुधार, हर बूंद का हो सदुपयोग। ड्रिप सिंचाई अपनाए, जल का हो किफायती प्रयोग। यानी एक तरफ सदुपयोग, एक तरफ प्रयोग। फिर से जल संरक्षण में लाए सुधार, यानी कि हम जल संरक्षण करें भाई। तो जल संरक्षण में लाए सुधार, हर बूंद का हो सदुपयोग। ड्रिप सिंचाई अपनाए, जल का हो किफायती प्रयोग। आर्द्र भूमियों का पुनर्जीवन, भूजल स्तर में सुधार हो। बिना नदी मोड़े भी जल संकट का निदान हो। बिना नदी मोड़े जल संकट का भी निदान हो। यानी दोनों पक्ष, पक्ष और विपक्ष आलोचनात्मक। जीएस पेपर 1 2020 प्रश्न का उत्तर रेडी कर दिया आपके लिए। सोच लो, प्रश्न का उत्तर कविता में रेडी है। अब आता है कि भाई कुछ नैतिक और सामाजिक चिंताएं भी होती हैं किसी भी योजना परियोजना के। क्या होते हैं? रिवर लिंकिंग चैलेंज। तो इसमें डिस्कस किया गया इस टॉपिक में नैतिक और सामाजिक चिंताएं। बाढ़ और सूखा जब समझे तो, बाढ़ और सूखा जब समझे तो फिर सबका हो कल्याण, पर विस्थापन और सामाजिक क्षति, क्या यही विकास की पहचान? यानी यहां कहा जा रहा है भाई बाढ़ और सूखा की इंपॉर्टेंस तो आप समझ रहे हो, कैसे हम बाढ़ को रोकें और सूखे को कैसे दूर करें, तो नदियों का पानी इधर से उधर ट्रांसफर कर दें। पर इससे जो विस्थापन होगा और जो सामाजिक क्षति होगी, क्या यही विकास की पहचान है? तो बाढ़ और सूखा जब समझे तो फिर सबका हो कल्याण, पर विस्थापन और सामाजिक क्षति, क्या यही विकास की पहचान? क्या यही विकास की पहचान? नदी जो पूजा जाए यहां, उसे क्यों मोड़ा जाए? नदियों की हम पूजा करें, नदी तमा, सरस्वती नदी को वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में क्या कहा गया है? नदी तमा, यानी नदियों की माता। नदी जो पूजा जाए यहां, उसे क्यों मोड़ा जाए? धर्म समाज और संस्कृति पर क्या असर पड़ता, यह तो सोचा जाए। धर्म समाज और संस्कृति पर क्या असर पड़ता, यह तो सोचा जाए। हजारों लोग होंगे विस्थापित, गांव को छोड़ना पड़ेगा। मछुआरों की आजीविका घटेगी, जलचरों का जीवन लुप्त होगा। नदियों का सांस्कृतिक महत्व क्यों ना उसे भी ध्यान दिया जाए। राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त वैज्ञानिक समाधान खोजा जाए। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कविता की 6 पंक्तियां पढ़ करके, भैया जाएं कहां, किस डगर जाएं, किस रास्ते पे जाएं? तो अब आइए निष्कर्ष, सही राह कौन सी है? तो कविता का अंतिम बंद है निष्कर्ष, यानी सही राह कौन सी है। समाधान है पर सोचना होगा, समाधान है पर सोचना होगा, विकल्पों को देखना होगा। नदी जोड़ अंतिम हल नहीं, यह भी समझना होगा। नदी जोड़ अंतिम हल नहीं, यह भी समझना होगा। स्थानीय जल संरक्षण, फिर से प्राचीन व्यवस्था को जिए, कुदरत से मिलकर समाधान वैज्ञानिक आधार पर दिए, वैज्ञानिक आधार पर दिए। हो गया? अभी इतने से तो छोड़ूंगा नहीं बेटा, क्योंकि मैं हूं IQ IP। अब तुम लोगों के लिए इस समय कसम ना, मैं कंटेंट में एकदम दीवाना हो चुका हूं। ऐसा आनंद की अनुभूति में हूं कि ये बच्चे की किस्मत होगी कि वो मेरे साथ इस समय कनेक्ट रहेगा एक लंबे समय तक, मुश्किल से 1 से 1.5 साल। पहले का जमाना लद गया, टेक्नोलॉजी के जमाने में बेटा अगर जिसका दिमाग स्किल्ड है ना, वो किसी भी बच्चे को जब चाहे बारूद बना करके कंटेंट के बारूद से उसका सिलेक्शन फोड़ सकता है। कंटेंट के बारूद से आपका सिलेक्शन फोड़ सकता है अगर टीचर स्किल्ड है। हाँ, लेकिन उसका IAS में कम से कम मेंस निकला हो, तभी जाकर के चीजें वो बहुत अच्छे ढंग से आपको करा पाएगा। तो पढ़ाना नहीं, यानी पढ़ाने पे तो, टीचिंग पे तो कोई बैरियर ही नहीं, कोई भी पढ़ा सकता है। दुनिया में 8 साल का बच्चा भी हमको पढ़ा सकता है, आपको पढ़ा सकता है, वो इश्यू नहीं, वो तो मैं कभी बात ही नहीं करता। हाँ, एग्जाम पास कराना, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें ज्ञान दे करके आपका कोई कल्याण कर नहीं सकता, इसमें आपको हर पल सिखाना पड़ेगा कैसे आप। अब आइए जरा अंतिम पंक्ति भाई, बेटा छोड़ूंगा तो है नहीं ऐसे। ये आज मैंने किया, ये वाला अगर पसंद आएगा तो बताना।
अब कविता का अंतिम बंद है, कविता का अंतिम हिस्सा है, यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए संदेश। ये आप देखिए, अगर परीक्षा में प्रश्न मिले इस पर, यानी इस टॉपिक पर, यानी पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया, अगर परीक्षा में प्रश्न मिले तो संतुलन से उत्तर लिखो। याद रखना, लिखो और छोड़ो, दो राइम है, दोनों को समझना। अगर परीक्षा में प्रश्न मिले तो संतुलन से उत्तर लिखो, समाधान बताओ, समस्याएं गिनाओ, लेकिन तथ्य न छोड़ो। समाधान बताओ, समस्याएं गिनाओ, लेकिन तथ्य न छोड़ो। एक तरफ विकास हो, दूसरी तरफ पर्यावरण भी, तभी मिलेगा पूरे अंक जब संतुलन हो सही। यानी आंसर को कैसे लिखना है यह भी बता दिया गया। अगर परीक्षा में प्रश्न मिले तो संतुलन से उत्तर लिखो। संतुलन से कैसे लिखते हैं? समाधान बताओ, समस्याएं गिनाओ, लेकिन तथ्य न छोड़ो। यानी कि कुछ भी लिखो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से पुष्ट करो। एक तरफ विकास हो, दूसरी तरफ पर्यावरण का संरक्षण भी, तभी मिलेंगे पूरे अंक जब संतुलन हो सही। ठीक है, उत्तर वही उत्तम होगा जो हर दृष्टि से पूर्ण खरा। उत्तर वही उत्तम होगा जो हर दृष्टि से पूर्ण खरा। मेरे प्यारे बच्चों, मजा आया कि नहीं? सच्ची सच्ची दिल से बता दो, है कैसा लगा? ये खाली रहता हूं ना, जैसे कल क्लास नहीं हुई तो ऐसा नहीं था कि मैं आराम से, मैंने तो आप लोगों को वीडियो बना के भेजा कि भाई क्या ही करूं, आवाज ही नहीं आ रही अब मैं। ठीक है, तो दिमाग लगाता रहता हूं। देखो ये टॉपिक 8 जनवरी को हो चुका है, लेकिन तब भी आज लगाया, उसके पीछे रीजन है क्योंकि 9 जनवरी को आ गया था ये एनवायरमेंट वाला। तो फिर मुझे लगा कि बच्चों की एक अप्रोच डेवलप की जाए इसका एनवायरमेंट वाला फेज भी लेकर के। तो अब IQIP अपन को पता लग गया। अब IQIP अपने को पता लग गया इसकी क्या उपयोगिता है। अब आइए देखें मॉडल क्वेश्चन। भारत में नदियों को जोड़ने की परियोजना की एक तरफ से क्या क्या है, दिल गार्डन गार्डन हो गया। वाह, आप ये सब कैसे करते हो? हम तो हर बार सरप्राइज्ड हो जाते हैं। बहुत ज्यादा मजा आ गया सर, वाह सर। प्रियंका गिरी सर कविता सेंड कर, ठीक है कर देंगे, अभी ग्रुप में कर देंगे, कोई दिक्कत। भारत में नदियों को जोड़ने की परियोजना, व्यवहार्यता एवं चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। बेटा व्यवहार्यता यानी कहां तक ये उपयोगी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों कविता में बता दिया। आगे कंटेंट भी बहुत बढ़िया से लिखा है, तो इस प्रश्न की क्या आंसर बताने की जरूरत है यार? थोड़ा खुद भी मेहनत करो ना, मैं भी राहत लूं, ठीक है। अब डिस्कस द मेजर कॉजेज ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एंड सजेस्ट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म फॉर देयर रेजोल्यूशन। अब देख सकते हो ये बड़ा अच्छा, इसको मैं कराऊंगा। अंतरराज्यीय जल विवादों के प्रमुख कारणों पर चर्चा करें और उनके समाधान के लिए संस्थागत सुधारों का सुझाव दें। बड़ी यह भी है कि हम जो नदी जोड़ो परियोजना को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे देश में अंतरराज्यीय जल विवाद इतने गहरे हैं, कावेरी को लेकर के, महादाई को लेकर के, मतलब आप पूरा एक लिस्ट है, उतना मैं जाना नहीं चाह रहा हूं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में नदी जोड़ो परियोजना फिजिबल होगी? इस विषय पर भी आपसे चर्चा करूंगा, चूंकि यूपीएससी क्या ना चौंकाता है। अब हम नदी जोड़ो परियोजना चर्चा में केन बेतवा, पता चला केन बेतवा पूछ भी नहीं किए, ये वाला प्रश्न पूछ लिया कि यार विभिन्न राज्यों के बीच में इतने जल विवाद हैं, बिना उसका समाधान किए नदी जोड़ो परियोजना को हम कैसे फेजिबल, यानी कैसे उसे हम व्यवहारिक रूप बना पाएंगे, कैसे उसे हम बाइबल बना पाएंगे, कैसे उसे हम व्यवहार्य बना पाएंगे, यानी कैसे हम उसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे सिंपल लैंग्वेज में। तो ये आपके सामने। फिर जलवायु परिवर्तन भारत के नदी बेसिन प्रबंधन को कैसे प्रभावित कर रहा है, सस्टेनेबल सोल्यूशन दीजिए। तो क्लाइमेट चेंज के कारण, जैसे अब स्वाभाविक है, अगर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, चरम मौसमी घटनाएं, पानी खूब बह रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, विभिन्न नदी बेसिनों में बाढ़ की स्थिति और कहीं कहीं सूखा पड़ रहा है, तो उन नदी बेसिनों में पानी की कमी। इसी कारण से एक क्षेत्र सूखे का शिकार तो एक क्षेत्र वाटर सरप्लस का शिकार। और इन्हीं दोनों का सलूशन ढूंढने के लिए नदी जोड़ो परियोजना की संकल्पना भारत सरकार की तरफ से की गई, अटल जी के ही कार्यकाल की यह इनिशिएटिव है। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे प्रश्न है। फिर आते हैं यूपी पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं भाई, आपको तो यूपीएससी के अलावा कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। जो नए बच्चे होंगे, खासकर गांव कस्बों में, आपको लगेगा कि पीसीएस की अलग तैयारी होती है, बेटे सब फंसावा है। केवल पूरा सिलेबस यूपीएससी का है, तो फिर आपको एक एक लाइन आप देख सकते हैं, कहीं कहीं एक आध शब्द भले अलग हो, कहीं कहीं मतलब
40 यूनिट में से किसी एक दो की बात मैं कर रहा हूं, बाकी आप देख सकते हैं सेम वही सिलेबस, सेम वही सिलेबस, सेम वही सिलेबस, सेम वही प्रश्न। बिहार पीसीएस स्वाभाविक रूप से इस पर, यह क्या है, यह राष्ट्रीय महत्व की घटना है, नदी जोड़ो परियोजना मेरे प्यारे बच्चों। जीएस पेपर 2 भारत के भूगोल में क्या इस बार यानी जो 17वीं बीपीएससी हो रही है उसमें नहीं पूछ सकता? बिल्कुल पूछ सकता। और अगर नहीं पूछेगा तो क्या 71 बीपीएससी में नहीं पूछा जाएगा? आप स्वयं देख सकते हैं, कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि केन बेतवा प्रैक्टिकल हो गया। तो आईएएस मान लो चौंकाता है कि जो चीज बहुत पॉपुलर हो उसको उठा करके हटा देता है, तो वो तो हम मान सकते हैं। लेकिन स्टेट में मुझे तो पक्का है कि इस बार यूपी पीसीएस में 100% आ रहा है। इस बार 2024 का मेंस और बिहार पीसीएस के लिए भी ये बहुत संभावित है। क्यों? क्योंकि वहां पर जल प्रबंधन वैसे ही एक गंभीर चुनौती है। तो क्या पता केन बेतवा को लेकर के कुछ इंटरलिंक कर दे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं प्रश्न भी आपके सामने आया हुआ है। 2016 में संघीय भारत में राज्यों के बीच जल विवाद, वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स इन फेडरल इंडिया। संघीय भारत में राज्यों के बीच जल विवाद, वही प्रश्न जो मैंने मॉडल क्वेश्चन में बनाया, वही चीज, यानी इसी का बेस लेकर के मैंने मॉडल क्वेश्चन बनाया। तो ये तो खैर अलग चीज है, नदी जोड़ो परियोजना के साथ इसका क्या संबंध, वो हम लोग अभी बात करेंगे। पूरा टॉपिक एक बार हो जाए, क्योंकि टॉपिक पे अब इसके बाद यूपी पीसीएस का भी सिलेबस अगर आप देखें तो बताने की जरूरत नहीं है आपसे। यह प्रश्न कहां चाहे सेक्शन बी में पूछ ले और चाहे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, तो राष्ट्रीय घटना है नदी जोड़ो परियोजना खंड सी में। तो यूपी पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं इस साल मेंस के लिए, अगले साल के लिए, नदी जोड़ो परियोजना निबंध के रूप में आप इस बार, मेरी तरफ से तो आउट है 2024 वालों के लिए, नदी जोड़ो परियोजना 100% यह प्रश्न आउट है। इस पर मैं निबंध बना भी चुका हूं, जो अभी मैंने शेयर नहीं किया है, जल्द ही शेयर करूं, क्योंकि 10 निबंध हो गया था, एथिक्स हो गया था, इतना आप लोग तब तक करिए जो मेरे मेंस के बच्चे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय ये मेरी तरफ से आउट है कि केन बेतवा लिंक पर आप निबंध की 700 शब्दों की तैयारी करिए, वो भी रट करके, लेकिन मेरी स्टाइल में, जो मैं कंटेंट दूंगा, ठीक है, उसमें, क्योंकि काफी ज्यादा रिच है वो। और बिहार पीसीएस में भी कोई भी ऐसे आता है तो ऑब्वियस है, अगर कोई रिफॉर्म की बात हो रही है या कोई कहावत ही है, ठीक है, अगिला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जागे। तो अगिला खेती आगे आगे का मतलब क्या हो गया कि भाई प्रोएक्टिव रहिए। आने वाले समय में जल तनाव और बढ़ेगा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन और बढ़ेंगी ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि संपूर्ण विश्व के स्तर पर COP29 तक की अगर आप यात्रा देखते हैं तो अभी तक इस बढ़ती हुई गर्मी, भूमंडलीय उष्णता, जिसका एक नजराना हमें देखने को कल मिला अमेरिका में, एक बहुत बड़ी और भयानक आग, अभी तक संपूर्ण विश्व इस पर कोई एक ऐसी नीति बनाने में असफल रहा, यानी इन्वायरमेंट पॉलिसी, जिस पर सब लोग मिल करके काम करें, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, और इस पृथ्वी को बचाएं। तो आप लिखिए, हमें अब अगला खेती करनी, यानी प्रोएक्टिव होकर के इस पर काम करना है, अन्यथा पछिला खेती भागे जागे। अगर हम देरी करेंगे तो हमें इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, चूंकि ये कहावत यही मूल भाव प्रकट करती है कि अगर हम विलंब से कार्य करते हैं तो उसकी सफलता संदेह के घेरे में आ जाती है, यानी वो संदेहास्पद हो जाती है। इसलिए हमें समय पर कदम उठाना चाहिए। संदेह मतलब कि सफल भी हो सकती है और सफल नहीं भी हो सकती, सिंपल सी बात। तो आप ऐसा डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। तो वाई दिस न्यूज आपको एकदम से क्लियर हो गया। परिचय, नदियों को जोड़ने की परियोजना का उद्देश्य, वही सारी बातें यहां पर टेक्निकल लैंग्वेज में लिखी हुई, जिसको आपको एग्जाम में लिखना होता है। एग्जाम की लैंग्वेज सुनील अभिव्यक्ति वाली वो लैंग्वेज कभी नहीं आएगी, जो मैं अमूमन मैं वैसा इस्तेमाल नहीं करता हूं, मतलब फिर भी जैसे कम पानी वाले क्षेत्र से अधिक पाने वाली, इस प्रकार की नहीं, आपको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स याद करने पड़ते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है आप सबको बता ही दिया। जल अधिशेष वाले नदी बेसिन से जल की कमी वाले क्षेत्र में जल स्थानांतरित करना। कितना बढ़िया लिखा। यह परियोजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की तर्ज पर बनाई गई थी, जिससे ये जो यानी विश्व के मतलब भारत के महानगरों को जोड़ने की परियोजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल उसी की तर्ज पर था कि हम पूरे भारत को जल मार्ग से जोड़ देंगे, यानी सब नदियों को कनेक्ट कर देंगे।
जिससे जल सुरक्षा, सिंचाई और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिला। हाल ही में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना भारत की पहली अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना के रूप में शुरू की गई है, जिसके बारे में हम लोगों ने पीछे भी किया और बहुत बारी किया। तो आई थिंक इंट्रोडक्शन आप सबका क्लियर हो गया। अब इसका उद्देश्य डिटेल में, यानी देखिए पॉइंट वाइज जो चीज मैंने कविता में बताई वो सब चीजें यहां पॉइंट में लिखी हैं। तो क्या इसको बताने की जरूरत है बेटा? जल संसाधनों का पुनर्वितरण। अब कुछ बच्चे बड़े खुश होते हैं सर एक एक लाइन पढ़ दीजिए, ठीक है, तो उसमें समय लगता है। मुझे लगता है कि इतनी शक्ति आपके अंदर है। दूसरा, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा। तीसरा, पीने के पानी की आपूर्ति अच्छी हो जाएगी। चौथा, जल विद्युत उत्पादन भी हो सकेगा, बाढ़ एवं सूखे का समाधान हो सकेगा, रोजगार सृजन भी होगा। देख सकते हैं, अरे भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ऑब्वियस है नौकरियां भी मिलेंगी। पॉइंट इज क्लियर बेटा? तो नदी जोड़ने की परियोजना के उद्देश्य आपके सामने देख सकते हैं। तो ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं, इसको आप बढ़िया से खुद ही कर लेंगे और बता ही दिया। स्वर्णिम चतुर्भुज से कैसे प्रेरणा आप देख सकते हैं। तो जिस प्रकार जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है उसने भारत की कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा दिया, उसी प्रकार नदी जोड़ने की जो परियोजना है उससे भी देश के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। यह परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के विजन का हिस्सा थी, जो बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट की सफलता में विश्वास रखते थे। इज अ ग्रेट लीडर। मतलब स्वर्गीय अटल जी अपने आप में, आप उनके अगर सारे काम को देखेंगे, मेरा एक वीडियो पढ़ा, मैंने अनअकैडमी पे पढ़ाया था, क्योंकि बहुत से वीडियो वहां है तो आप लोग उसको ले सकते हैं। आप देखेंगे कि जो है, अच्छा एक मिनट है, ठीक है, आप देखेंगे कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब उनकी स्कीम, उस वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने इनके बारे में सारी बातें की हैं। तो ये है, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये जोड़ दो, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। खैर, अब केन बेतवा एक शुभारंभ, यानी पहली कड़ी कहा गया है केन बेतवा। तो जब कोई पहली कड़ी होती है, हमेशा याद रखिएगा, यूपीएससी में मैं हमेशा आपको पढ़ाता हूं, चाहे इतिहास हो चाहे कुछ भी, तो FSL फार्मूला आपको देता हूं कि नहीं देता हूं बेटा? FSL फार्मूला, यानी पहली घटना जो होती है वो हमेशा यूपीएससी के क्वेश्चन का हिस्सा होती है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। तो आप देख सकते हैं, इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, पेयजल और हरित ऊर्जा की सुविधा भी मिलेगी। हरित ऊर्जा यानी जब हम पानी अगर सरप्लस होगा तो हम उस पर बिजली पैदा करेंगे, यानी उस पानी से बांध बना करके, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये सारी बातें हो गई, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा केन बेतवा लिंक आपके सामने पूरा, ठीक है ना। क्लियर बेटा? ये हो गई केन और ये हो गई आपकी बेतवा। आप देख सकते हैं लिंक कैनाल, ये देख सकते हैं आप यहां से, ये हो गई, और ये लिंक कैनाल, और ये टीकमगढ़ एक जगह है, आप देख सकते हैं, और यहां पर पन्ना। क्लियर बेटा? द केन बेतवा प्रोजेक्ट, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। बिल ट्रांसफर सरप्लस वाटर फ्रॉम द केन रिवर, यानी यहां पर पानी ज्यादा है, टू बेतवा बेसिन, ठीक है। तो यहां ये लोग अमीर हैं, ये इनको देंगे, इसलिए देखिए इनका कलर बिल्कुल नीला है और यहां पर हल्का नीला है, तो ये लोग देंगे। इसको आप पढ़ लीजिए, कहां से पानी किस में जाएगा। टू हेल्प इरिगेट द ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड रीजन, आप देख सकते हैं। तो बुंदेलखंड रीजन जो सूखा ग्रस्त एरिया है वो यहां से पानी प्राप्त करेगा। 230 किलोमीटर की कंक्रीट कैनाल बनाई गई है, और यूपीपीसीएस वगैरह में आपसे प्रश्न पूछेगा, जो जाएगी झांसी, बांदा, महोबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, एंड टीकमगढ़, पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। अब देख सकते हैं टीकमगढ़, छतरपुर, ठीक है ना। ये आपके सामने जितने भी हैं ये आप इसको देख लीजिएगा। द प्रोजेक्ट विल आल्सो बेनिफिट यूपी एंड एमपी इन टर्म्स ऑफ मीटिंग देयर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर नीड्स। नुकसान क्या हो सकता है? द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व डिफॉरेस्टिंग अ पोर्शन ऑफ द पन्ना टाइगर रिजर्व अप्रोक्सीमेटली 10% इन एमपी, यानी जो वन वगैरह, जो पेड़ वगैरह काटे जाएंगे उसका एक डिसएडवांटेज, और इससे पन्ना टाइगर रिजर्व को भी नुकसान होगा, जो मैंने कविता में आपको बता दिया था। तो आई होप इसको समझ गए। अब आता है यानी क्लाइमेट चेंज, चुनौतियां। जलवायु परिवर्तन के कारण नदियों के प्रवाह में बदलाव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आप देखिए कि जहां कभी वर्षा नहीं होती थी वहां वर्षा हो रही, जहां बर्फ नहीं पड़ती थी वहां बर्फ पड़ रही। ये सब एडवांटेज और डिसएडवांटेज है किसके? ग्लोबल वार्मिंग के। तो ऑब्वियस है नदियों का प्रवाह भी बदल सकता है, यानी कि हो सकता है कि केन में पानी की कमी हो जाए,
तो ये सारी बातें हैं जिससे परियोजना प्रभावित हो सकती है। और दूसरा, जब नदी है या आप है, आप स्वयं विचार कीजिए, अगर एक मार्ग से आप ऐसे ऐसे चल रहे हैं और तब तक कोई उठा के आपको यहां बैठा दे, ऐसे उठा करके, तो एक बार के लिए आप हिल जाएंगे कि नहीं, अरे यार मैं तो यहां था, मैं यहां कैसे पहुंच गया। तो वही है कि जब ऐसा होगा, जब इनका नेचुरल जो प्रवाह है अगर वो प्रभावित होगा, तो बायोडायवर्सिटी को नुकसान होगा। वहां पर जो भी जीव जंतु शरण पा रहे हैं, जो वनस्पतियां उस परिवेश में है, यानी उस पूरे इकोसिस्टम, जब आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं ना, इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम को नुकसान हो जाएगा, यह यहां पर कहा गया। और फिर एक एग्जाम्पल दिया गया, फरक्का बैराज का उदाहरण अगर हम देखें, तो नदी जोड़ने से गाद का जमाव, बाढ़ और भूमि हत्याने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, इस प्रकार की समस्या। अब आता है दूसरा, वो मैंने आपको बता दिया, पहला हो गया पर्यावरण का, दूसरा हो गया अंतरराज्यीय जल विवाद, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। क्योंकि जल राज्य का विषय, राज्य का विषय का मतलब तीन प्रकार की सूचियां, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये राज्य सूची का विषय, और राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर के यहां एडिटोरियल में लिखा गया कि विवाद हो सकते हैं। भाई विवाद हो क्या सकते हैं, विवाद है जिस पर यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछ लिया। कावेरी, कृष्णा, यमुना, बहुत सी नदियां, और जल को समवर्ती सूची में लाने की कभी कभी चर्चा होती है कंकरेंट लिस्ट में, लेकिन आप ला नहीं सकते क्योंकि आपस में पॉलिटिकल मतभेद है। तो दूसरी चुनौती होगी। तीसरी होगी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां। पैसा बहुत लगता है, यानी नदी जोड़ने की परियोजना अत्यधिक महंगी होती, जैसे केन बेतवा परियोजना की लागत 44,000 करोड़ थी। यह बजट पर भार डालता है। दूसरा, स्थानीय समुदायों का विस्थापन होता है, आप सबको अच्छे से पता, बताने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद कृषि पर प्रभाव। जल की कमी वाले क्षेत्रों में यदि किसान जल गहन फसलों की खेती करने लगेंगे तो परियोजना का उद्देश्य विफल हो जाएगा, जैसे धान, गेहूं और गन्ना। अभी जल नहीं है तो वह ऐसी फसलें पैदा कर रहे हैं जिसमें पानी कम लगे, लेकिन जैसे ही पानी पहुंचा, वाटर इंटेंस क्रॉपिंग स्टार्ट हो गई, जल गहन कृषि स्टार्ट होगी, जो आज के हिंदुस्तान के क्रॉपिंग पैटर्न के सामने सबसे बड़ी समस्या है। पंजाब में ग्राउंड वाटर कितना नीचे चला गया है, यानी यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि जिन राज्यों के लिए कभी हमारा धान और गेहूं का क्रॉपिंग पैटर्न वरदान था, आज अभिशाप हो रहा है, तो पंजाब के लिए अभिशाप हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया। तो ये हो गया। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रभाव ये क्या है? ऑब्वियस है कि भाई धान गन्ना पर खूब एमएसपी मिलती है। अब ऐसे में बुंदेलखंड के एरिया के किसान भी कहेंगे हम भी धान और गन्ना ही पैदा करेंगे, तो पूरा क्रॉपिंग पैटर्न और नदी जोड़ो परियोजना का उद्देश्य विफल हो सकता है। इसकी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां। फिर संवैधानिक एवं संस्थागत चुनौतियां। जल राज्य सूची में शामिल अनुच्छेद 246 के तहत जल राज्य का विषय, जिसमें परियोजनाओं के कार्यान्वयन में जटिलता आती है। अब आप खुद सोचिए, भारत सरकार कोई योजना लेके जाए तो इस समय वर्तमान में इतना तनाव हो चुका है केंद्र एवं राज्यों के बीच में, खासकर जो ये इलेक्शन बार बार हो रहे हैं उसके कारण से, तो कौन सा प्रोजेक्ट पूरा होगा, आप स्वयं विचार कीजिए। यही बात कही गई। इसके अलावा अंतरराज्यीय जल विवादों का समाधान हो सके उसके लिए कोई भी एक रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसके साथ साथ हमारे पास एक स्वतंत्र बॉडी नहीं है, इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, जैसे हम पहले योजना आयोग हुआ करता था, अभी नीति आयोग है। इस प्रकार से कोई नेशनल कमीशन फॉर रिवर बेसिन मैनेजमेंट नहीं है, इसकी भी हमें स्थापना करनी पड़ेगी। तो ये संवैधानिक एवं संस्थागत चुनौतियां। फिर कहा जाए चलो भाई हम क्या खुद से सीखें या विश्व से सीखें, तो चीन की साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर परियोजना, यानी उत्तर दक्षिण पानी ट्रांसफर, वहां भी करने की एक परियोजना पर काम हुआ, बट उन लोगों ने इसका पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव क्या होगा इस पर विशेष ध्यान रखा। हमको उनसे सीखना चाहिए। इसी प्रकार से अमेरिका की कोलोरेडो नदी प्रबंधन योजना, यानी यह दिखाता है कि आपको मजबूत इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस प्रकार के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकेंगे। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है जो हमें सीखनी चाहिए। आगे की राह एवं नीतिगत सिफारिशें, संस्थागत सुधार,
तो क्या क्या किया जाए? संविधान की समवर्ती सूची में जल को शामिल करने का प्रयास कराया जाए, सभी मिल करके, यानी यहां पर संघवाद, हम कह सकते हैं वाटर फेडरलिज्म, यानी जल संघवाद की आवश्यकता है इस देश में। तो ऐसा हम कर सकते हैं। राष्ट्रीय नदी प्रबंधन आयोग की स्थापना कर सकते हैं। पर्यावरणीय संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं? अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, वेटलैंड कंजर्वेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में सुधार ताकि जल गहन फसलों के बजाय जल संरक्षण वाली फसलों को बढ़ावा मिले। ये कभी नहीं हो पाएगा गुरुजी, ये कहने वाली बात है। आप भी आंसर में यही लिखेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि धान और गेहूं का एमएसपी सरकार कम कर देगी? भाई साहब, आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। सूक्ष्म सिंचाई तकनीकें, ये सब मैंने आपको कविता में बता दिया है। सहकारी संघवाद को मजबूत करना, यानी केंद्र एवं राज्य मिल करके काम करें, तभी अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान हो सकेगा। ये आप देख सकते हैं। निष्कर्ष, भारत में नदियों को जोड़ने की परियोजना जल सुरक्षा और कृषि के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकती है, लेकिन इसके लिए सतत विकास, सहकारी संघवाद और पारिस्थितिकी संतुलन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय जल प्राधिकरण यानी नेशनल वाटर अथॉरिटी का गठन जल विवादों के समाधान और प्रभावी जल प्रबंधन के लिए अत्यंत आवश्यक है। देख सकते हैं बच्चों, मजा आया कि नहीं मजा आया? पॉइंट इज क्लियर? सबको मजा आ गया? अब आप कहेंगे सर थोड़ा क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस कर ली जाए, तो चलिए फटाफट करते हैं पीडीएफ डाउनलोड, ठीक है। या आप लोग कर लेंगे आज। भारत में नदियों को जोड़ने की परियोजना की व्यवहार्यता एवं चुनौतियां एक बार बताएं मुझे, तब तक आप लोग सोचें। कोई बात नहीं बच्चों, जो नहीं हो पाएगा फिर गुरु काहे के लिए है। यही तो है बेटा। अब तुम लोग खुद बताओ, एक ही टॉपिक में कितना टाइम लग जाता है? गलत कह रहा हूं मैं? अच्छा, अच्छा, मैंने आप लोगों, यही गुस्सा आता है, किसी ने पूछा नहीं अभी तक कमेंट में कि सर आपकी तरफ से क्या सलूशन था? किसी ने पूछा? बताना जरा, ठीक है। किसी ने पूछा सर आपकी तरफ से क्या था? आप कह रहे थे ऐसा सलूशन दूंगा जो कंटेंट में नहीं है। लवली गुप्ता, आपको पीपीएससी का एग्जाम देना? पीपीएससी यानी पंजाब? बहुत देर से प्रियंका कुमारी तुम्हारे दिमाग में था। चलो अब पहले प्रश्नों पर डिस्कशन करता हूं, फिर लास्ट में बताता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, तो स्ट्रक्चर तो सबको पता हो गया होगा। इस प्रश्न का सबसे पहले क्या लिखना होगा? कमेंट करते चलो, परिचय यानी इंट्रो। मेरे बच्चों, ग्रुप आप लोगों का बन चुका है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा बिजी हैं प्रीलिम्साथॉन में। एक बार फरवरी के लास्ट तक थोड़ा सा हम प्रीलिम्साथॉन में बच्चों में और कॉन्फिडेंस ला पाए, यानी जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही, ठीक है ना। इस वजह से थोड़ा सा भी, अब आप देख ही सकते हो ना कितने लोग हैं। ये हो गया आपका यानी परिचय। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? परिचय के बाद हम एक मुख्य उद्देश्य लिखेंगे, तभी तो बता पाएंगे कि मुख्य उद्देश्य, ठीक है। और फिर उसके बाद इसकी व्यवहार्यता यानी वायबिलिटी, व्यवहार्यता, ठीक है। और फिर तीसरा चुनौतियां, यानी व्यवहार्यता के सामने क्या है? चुनौतियां, ठीक है बेटा। और फिर लिख देंगे वैश्विक परिप्रेक्ष्य यानी ग्लोबल सिनारियो, वैश्विक परिप्रेक्ष्य एवं तुलना, और फिर समाधान, ठीक है। और फिर निष्कर्ष, ठीक है बेटा।
तो आप देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना सीखो। अब मैंने कैसे बनाया पहले ये सीखिए आप। देखिए, डायरेक्ट आंसर में जाना, इससे तो आपको पता लगेगा कि सर बड़े अच्छे हैं, सर बड़ी मेहनत करते हैं। नहीं बेटा, इससे तुम्हारा जिंदगी बदलने वाला नहीं। सर बहुत अच्छे हैं, सर ऐसा है, सर वैसा, उससे कुछ ना हो पाएगा। आपका हो पाएगा जब आप स्वयं चिंतन करना शुरू कर देंगे। अब मैंने कैसे बनाया, पहले ये सीखना है ना, तो कैसे बनाया। ऑब्वियसली सबसे पहले मैंने कह रखा है कि हमको इंट्रो देना ही देना है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इंट्रो के साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य, एक लाइन दो लाइन जितना आप लिखना चाहें, या पॉइंट्स में लिखना चाहें, मैं पॉइंट में बता दूंगा। भाई, नदी जोड़ो परियोजना, इंट्रो उसका उद्देश्य हो गया। अब डायरेक्ट हम आ गए, यानी ये हो गया संक्षेप में, बिल्कुल। अब आगे व्यवहारिता। तो व्यवहारिता पूछ ही रहा है, आपको अलग से कुछ करना ही नहीं। फिर व्यवहारिता आपने 1 2 3 4 पॉइंट बताया, फिर आपने चुनौतियां बता दिया। भाई वो पूछ रहा है और कह रहा है समालोचनात्मक विश्लेषण करें। आलोचनात्मक और समालोचनात्मक में थोड़ा सा, हालांकि इंग्लिश में हर जगह क्रिटिकल ही लिखा होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चुनौतियां, अब उसके बाद कुछ हमने कंपेयर कर दिया क्योंकि टॉपिक में आ गया था। अब उसके बाद इन चुनौतियों का हम एक समाधान बता देंगे, यानी चुनौतियों पर ही नहीं छोड़ेंगे, चुनौतियों का समाधान बिन मांगा सुझाव ये हर एक बच्चे को देना है, ये ध्यान रखना है। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है आंसर राइटिंग में, और उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरिंग करना। कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरिंग करना। तो ये प्रश्न अकॉर्डिंग टू मी, चूंकि यूपी पीसीएस में और बिहार पीसीएस में कहीं भी पूछा जा सकता है इस बार के लिए, और इनफैक्ट यूपीएससी में। तो ऐसे में अब इसको आप अगर इस प्रश्न का इंट्रो लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? मैंने आपको सब करा रखा है, ठीक है, परिचय। इसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चों को थोड़ा सा, क्योंकि मैं हिंदी ही बोलता हूं। तो भारत में, अब देखिए कैसे परिचय लिखेंगे। भारत में नदियों को जोड़ने की योजना का उद्देश्य, सीधा डायरेक्ट आ गए। अब आप लिख लेंगे उद्देश्य क्या है? जल अधिशेष वाले क्षेत्रों से जल की कमी, यानी डेफिसिट, सरप्लस से डेफिसिट वाले क्षेत्रों में पानी का स्थानांतरण। बात खत्म हो गई, इसमें आपको अलग से कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। उद्देश्य आपने लिख लिया। अब आता है ऑब्वियसली इस योजना का क्रियान्वयन कैसे होता है। तो यह योजना उसी इंट्रो में, चाहे आप उसी में, चाहे पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं। यह परियोजना एनडब्ल्यूडीए, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के तहत इंप्लीमेंट हो रही या क्रियान्वित की जा रही है। और इसमें 30 नदी जोड़ो परियोजनाएं, 14 हिमालयी है, यानी हिमालय की नदियां हैं, और 16 हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? हो गया? तो बस बताने की आवश्यकता नहीं। अब आप कहेंगे इसकी व्यवहार्यता, क्योंकि व्यवहार्यता की बात कर रहा है प्रश्न की मूल डिमांड, व्यवहार्यता है, ठीक है। तो पहला व्यवहार्यता क्या है? जल संकट का समाधान करेगी कि नहीं करेगी बेटा? आप कहेंगे सर यही टॉपिक, ये बिल्कुल करेगी, जल संकट का समाधान। उदाहरण आप सीधा लिखेंगे, यही आंसर राइटिंग की कला सबको सीखनी है कि जैसे अब जल संकट समाधान, अब ये नहीं लिखना यह योजना जो है जल संकट का समाधान सुनिश्चित करेगा। अरे कोई मतलब ही नहीं भैया, जल संकट समाधान वो अपने आप में एक पैराग्राफ हो गया, अपने आप में एक टाइटल हो गया। तो जल संकट बस वो अपने आप एग्जाम में पता, तो लिख ही दो सीधा उदाहरण, यानी पॉइंट उदाहरण, पॉइंट उदाहरण, पॉइंट उदाहरण, पॉइंट उदाहरण। तो जल संकट का समाधान उदाहरण, बुंदेलखंड जैसे बताने की जरूरत है बेटा, बुंदेलखंड जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों को जल उपलब्ध कराना। उदाहरण के लिए केन बेतवा लिंक, उसमें आप जहां, मतलब उदाहरण का मतलब ब्रैकेट में आप लिख देंगे केन बेतवा लिंक को जोड़ना। और दूसरा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में, दूसरा क्या, अरे यार क्या ही हो रहा पेन, हाँ, जहां पर पानी ज्यादा है, ड्रॉट प्रोन एरिया, और जहां पर फ्लडेड एरिया है, तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जल का सही प्रवाह सुनिश्चित करना। अधिक पानी निकाल लिया जाएगा तो ऑब्वियस है जल का प्रवाह, वाटर फ्लो अच्छा रहेगा। तो पहला ये होगा। दूसरा इसका क्या हो गया? सिंचाई और कृषि में सुधार। अब ये बताने की जरूरत, ये तो बेटा कंटेंट लिखा हुआ ना, केवल कृषि में सुधार लिख लेंगे वहां से, ठीक है।
पॉइंट इज क्लियर ना भाई, ये सब तो अंदर कंटेंट है ही, अब उसमें मैं फिर से लिखूंगा तो फिर तो आपको बहुत। तीसरा, नदी नौवहन, रिवर नेविगेशन, ये भी आपको समझा चुका हूं कि नहीं। जल मार्गों को जोड़ करके परिवहन की लागत को कम करना, इससे व्यापार और संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। चौथा, हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत, हाइड्रो पावर का निर्माण, जल विद्युत उत्पादन, ठीक है, यानी इससे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस बढ़ेंगे और हम पंचामृत का लक्ष्य हो या कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य हो भी प्राप्त कर पाएंगे। पांचवा, इससे कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा भाई, ऑब्वियस है, ठीक है भाई। किसानों को वर्ष भर अगर जल उपलब्ध रहेगा तो हम एक प्रश्न पढ़ते हैं ना, भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है, तो मानसून के साथ जुआ वाला पार्ट हट जाएगा ना भाई। आप लोग भी बचपन से पढ़ रहे होंगे, हम भी बचपन से पढ़ रहे हैं, आपके मम्मी पापा भी बचपन से पढ़ रहे होंगे, और उनके मम्मी पापा भी अगर पढ़े होंगे तो वो भी बचपन से स्कूल में जरूर ये पढ़ते होंगे कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। यह निबंध पूरी इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज में सबने लिखा होगा कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, वॉटेवर जो लैंग्वेज हो, सब में ये सब किसी न किसी ने कभी न कभी लिखा ही होगा, क्योंकि ऐसा है ही, ठीक है। तो कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ऑब्वियस, इससे जीडीपी बढ़ेगी, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं। अब आता है ऑब्वियस है बच्चे, चुनौतियां आपसे कह रहा है। तीसरा पार्ट क्या हो गया प्रश्न का, कितना आसान है। अब अपने अपने आप को एक एक थप्पड़ सबको मारना है। क्यों मारना है? क्योंकि आपने कहा कि सर उतना बढ़िया लिख नहीं पाएंगे। भाई जब सोचोगे नहीं तो लिखो सारा कंटेंट। और एक चीज पहले बताओ, सब लोग कमेंट करो, क्या ये सारा कंटेंट जो दे रहा हूं ये नोट्स में है कि नहीं? मैं कहां से लाऊंगा? मैं भी तो नोट्स से ही आपको लिखवाता हूं, आपको बताता हूं। ऐसा थोड़ा मैं विद्वान बैठा हुआ बस और आम फट करके सब सृजित कर दे रहा हूं, ऐसा तो कुछ नहीं ना। पढ़ के ही मैं पढ़ाता हूं आपको, सिंपल सी बात है। तो ये सब बस केवल डर निकालो आंसर राइटिंग, सर ऐसे सर वैसा हो जाए, अरे खुद का सर हो गया ऐसा। चुनौतियां, अब चुनौतियां पूरा एडिटोरियल ही था, अब क्या ही मैं बोलूं। पर्यावरणीय चुनौतियां, कविता पढ़ लेना तब भी याद हो जाएगा पर्यावरण। अब इसमें मैं क्या बताऊं, जैव विविधता को खतरा, उदाहरण के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व जैसे क्षेत्रों में बने जलाशय से वन्य जीवों का आवास नष्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हम हंस रहे हो सब, ठीक है। पर्यावरणीय चुनौतियां हो गई। दूसरा, सेडिमेंटेशन हो गया, यानी गाद की समस्या हो गई। मतलब नदियों का जो नेचुरल वाटर फ्लो है, यानी जो प्राकृतिक प्रवाह है, वो प्रभावित होगा, जिससे डेल्टा और तटीय क्षेत्र प्रभावित होंगे, जैसे सुंदरबन क्षेत्र, ठीक है। फिर इसके बाद जलवायु, एनवायरमेंट में क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट, यानी कभी नदी सूख भी सकती है, नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ भी आ सकती है, वो मैंने आपको एग्जांपल से बता ही दिया। तो पहले में 3 पॉइंट हो गए क्लाइमेट वाले। फिर इसके बाद अगली चुनौती है अंतरराज्यीय जल विवाद। अब बताऊं मैं कि सर अब हमसे हो जाएगा, ये बोलोगे? अंतरराज्यीय जल विवाद चुनौती है कि नहीं? है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है तीसरा, सामाजिक एवं आर्थिक चुनौती। सब लिखवा, सब हेडिंग लिखी हुई है, सारी चुनौतियां लिखी हुई कि नहीं? हे कर रहे हो सब, ठीक है। अब सबका कमेंट आ रहा है कि सर हो जाएगा, यही तो कभी कभी मन करता है ना, ठीक है। अब आता है ये वाला पार्ट, आपको थोड़ा सा जो मैंने यहां पर था, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में तुलना। ये निबंध में अगर तुमने लिख दिया, एक चार्ट बनाने जा रहा हूं, अगर ये चार्ट तुमने, कोई भी बच्चा यूपी एमपी का, अगर उसने टेप दिया ये चार्ट ना, भाई साहब समझ लो बवाल हो जाना। और तुमको कमेंट करना है कि सर हाँ बवाल होगा कि नहीं होगा। 700। अब मैं कुछ बनाने जा रहा हूं, ठीक है। जो वैश्विक कंपेयर की बात होती है, अब देखो तुलनात्मक आंसर ना, हमारे टाइम पर भी हमें सर लोग पढ़ाते थे, तो कंपैरेटिव ऐसे सॉरी कंपैरेटिव राइटिंग पर बहुत बल होता था, क्योंकि जब आप तुलनात्मक लेखन लिखते हैं ना, जैसे साहित्य में हमें रामेश्वर सर थे, हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर हैं, जो भी हिंदू मतलब जो दिल्ली विश्वविद्यालय का है, तो उन्हीं से मैंने हिंदी साहित्य पढ़ा। पहले वो कोचिंग पढ़ाते थे, बाद में उन्होंने शायद हमारे बैच के बाद ही उन्होंने बंद किया, ऐसा, ठीक है ना। वो बहुत बड़े विद्वान, हिंदी साहित्य सब उन्हीं के आस पढ़ते थे, जो आज पढ़ा भी रहे हैं, कहीं भी पढ़ा रहे हैं, वो चाहे बहुत बड़े वाले टीचर हो जिनका नाम आप लोग जानते हैं, कोई भी, सब उनके स्टूडेंट है। मैं भी उन्हीं का स्टूडेंट हूं। तो कंपैरेटिव स्टडी पर बहुत फोकस किया करते थे। जब आप कंपेयर करते हो, वाई डी मिश्रा सर जो हमारे थे इतिहास के,
आई थिंक मतलब वो इतिहास के तो सब कुछ थे, विकिपीडिया थे, वो भी कंपैरेटिव स्टडी यानी तुलनात्मक। सीनियर टीचर जितने भी थे सब कंपैरेटिव लेखन। क्यों? क्योंकि इससे आपकी पर्सनालिटी निकल के आती कि यार इसके अंदर क्षमता है चीजों को ऑब्जर्व करने की। भाई फ्रांस में ये हुआ, इंडिया में भी हुआ, ओ माय गॉड, मतलब इतना अच्छा इसकी इंटरलिंकिंग है, तो वो चीज मैटर करती है। तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य तुलना, तो एक चार्ट बना देता हूं आप लोग ऐसे। देश हो गया, परियोजना का नाम हो गया, प्रोजेक्ट यानी कंट्री, परियोजना, और उसके बाद उसका परिणाम है। जो भी मेरे इंग्लिश मीडियम बच्चे होंगे भाई ट्रांसलेट कर लीजिएगा, बट इतना याद रखिएगा कि प्री निकला तो मेंस निकलवा ले जाऊंगा। अमेरिका, अमेरिका में है किस्मी नदी का चैनलाइजेशन। अब इसको आप बहुत डिटेल में मत पढ़ेगा, रट लीजिएगा, किस्मी नदी चैनलाइजेशन, यानी आप ऐसा समझिए कि इसका भी प्रबंधन व परिणाम क्या होता है। आर्द्र भूमि नष्ट हो गई, यानी वहां पर जो भी वेटलैंड था वो उसको नुकसान हो गया, और पारिस्थितिक आपदा आई। ठीक है। फिर इसके बाद अमेरिका, सोवियत संघ, यूएसएसआर, यानी अभी का रशिया नहीं, यूएसएसआर, इसने अराल सागर परियोजना बनाई। ठीक है, अराल सागर परियोजना बनाई, और इसमें क्या हुआ परिणाम, जल प्रवाह में हस्तक्षेप हुआ, जैसे हम अभी पढ़ रहे थे अपने वाले के लिए भी। तो जल प्रवाह में हस्तक्षेप से झील रेगिस्तान में बदल गई। सोच लीजिए आप, यानी भाई आपने नेचुरल प्रोसेस में हस्तक्षेप किया तो झील रेगिस्तान बन गई, चूंकि आपने आर्टिफिशियल झील बनाई ना, सूख गई सब, सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद क्या होता है, चाइना की यानी चीन की हो गई दक्षिण उत्तर, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होता है ना, दक्षिण उत्तर जल, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पानी भेजना, दक्षिण उत्तर जल अंतरण परियोजना। परियोजना आजमी कह रही है कि सर कभी कभी आपका मन करता ना इन बच्चों को कूट दूं। हाँ करता है, लेकिन आप लोग बड़े हो यार, अब आप लोगों को कोई कैसे कूट पाएगा, लेकिन आप कूटना चाहिए, बट वो वाला नहीं कि जिसमें बच्चा इंसल्ट फील करे, मतलब उसको प्राउड फील हो कि आज मेरे सर ने मुझे पीठ पे एक थप्पड़ मारा, तो मतलब उसको फील हो कि क्यों मारा है, यानी उसको प्राउड फील हो कि आज मेरे सर ने मुझे मारा, तो इसका मतलब रिवेंज वाला मारना नहीं। हाँ तो आप कह सकते हो काइंड ऑफ कूटना, लेकिन वो कूटना, मेरा कूटना थोड़ा ना सिखाना, मेरे कूटने में भी आई की वाईपी है, आप ऐसा मान के चलना। ठीक है, तो कूटने का मन बिल्कुल करता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। कभी कभी, अभी कुछ दिन पहले किया था, जब पता है कि 8 बजे क्लास ले रहा हूं, मैसेज पे मैसेज चेपे पड़े हैं प्रीलिम्स साथ आने वाली टेस्ट सीरीज में। ठीक है, पारिस्थितिक असंतुलन हुआ इससे बेटा, और क्षेत्रीय जल विवाद बढ़ा, क्षेत्रों के बीच में, और क्षेत्रीय जल विवाद बढ़ा। तो आप ऐसा बनाएंगे, सब बच्चे बनाएंगे, मित्रों बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, हमारी सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया, आप देख सकते हैं। आपका बहुमूल्य वोट मुझे ही मिलना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, अब आते हैं इससे सीख, यानी हम ऐसे थोड़े छोड़ेंगे बेटा, ये सब लिखने की शैली, सीख, इससे सीख क्या है, इन देशों में जल प्रवाह को मोड़ने से दीर्घकालिक समस्याएं उत्पन्न हुई, अतः भारत को सतर्क रहना होगा। मजा आ गया। अब आप कहेंगे सर ये सब क्लियर हो गया, समाधान बताइए, तो हम कहेंगे बेटा अगर अब की बार कहा कि सर ये नहीं लिख पाएंगे तो सच में कूटेंगे, उसके पीछे रीजन है। सारा समाधान दिया है कि नहीं दिया है, तुम लोगों को मुझे रोक देना था कि मत बताइए सर, सारा समाधान मैं नहीं, मतलब नोट्स में दिया है कि नहीं दिया, तो वही आपको उठा लेना अपनी सुविधा के हिसाब से, हेडिंग हेडिंग हेडिंग, एक आध का एग्जाम्पल, नहीं तो सब सीमा पार कर जाए। और निष्कर्ष में तो कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि नदियों को जोड़ने की योजना आप ऐसा लिख सकते, और निष्कर्ष भी लिखा हुआ, निष्कर्ष भी आपको वही उतार देना। ठीक है, हो गया बेटा। तो ये हो गया आपका एक प्रश्न। अब जरा
इस प्रश्न पे, और 100% सब बच्चों को समझ में आया? 100% सब समझ में आया? नहीं, पिछला वाला तो इजी था। पिछला वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, तो पिछला वाला इजी था। ये थोड़ा सा जिसने इंडियन पॉलिटी अच्छे से पढ़ा होगा उसके लिए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसने इंडियन पॉलिटी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा होगा उसके लिए यहां पर एक इश्यू बन सकता है इस प्रश्न में, यानी जो ये प्रश्न है। तो ऑब्वियस है, सबसे पहले आइए प्रश्न का फॉर्मेट बनाते हैं। आप भी बनाइए, फटाफट देखते हैं। परिचय, फिर उसके बाद कारण, यानी क्या कारण, चूंकि कारण ही पूछ रहा, आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद संस्थागत सुधार क्या होना चाहिए, संस्थागत सुधार। ठीक है, और फिर उसके बाद हो जाएगा निष्कर्ष। इसमें 4 पॉइंट में आपका टॉपिक आ रहा है। ठीक है, देखो मैं यही कहूंगा ना, स्मार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि 1000 बच्चे जो सिलेक्टेड हैं उनको अगर उनकी जगह से हटाना है तो आपको कुछ ना कुछ तो बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो परिचय में क्या लिखेंगे? भारत में अंतरराज्य जल विवाद एक प्रमुख समस्या है, यानी पहला पॉइंट यह है, फुल स्टॉप। या क्योंकि देश की 90% से अधिक नदियां 2 या 2 से ज्यादा राज्यों में बहती हैं। मजा आ गया कि नहीं मजा आ गया? यानी इंट्रो आपने ये डेटा देते हुए कर दिया। फिर उसी में आप लिखेंगे कि संविधान के आर्टिकल 246 के तहत जल राज्य सूची का विषय, जिससे राज्यों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होती। भाई मैं, तुम, हम, तुम, सबका अपना अलग अलग सिस्टम है। फिर यहां पर आप उदाहरण बता देंगे, महत्वपूर्ण उदाहरण, जैसे कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच में, कृष्णा नदी विवाद आंध्रा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, सतलज यमुना हरियाणा पंजाब के बीच में। अब आप बताइए सतलज यमुना लिंक कैसे होगा जब दोनों के बीच में पानी को लेकर के विवाद है। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब आते हैं कारण। कारण में क्या लिखेंगे? भाई ऑब्वियस है, पहला है जल की असमान उपलब्धता एवं बंटवारा। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जल की असमान उपलब्धता। आप कहेंगे सर ये, अरे भाई पहला है भौगोलिक असमानता, इसी के अंतर्गत कैसे? कुछ राज्यों में वाटर सरप्लस है जबकि कुछ राज्यों में कम है, जैसा आपने अभी बुंदेलखंड का एग्जांपल देते हुए पढ़ा। तो पहला ये हो गया, यानी जल की उपलब्धता ही असमान है। ठीक है, बंटवारा भी असमान हुआ, और जल की मांग बढ़ रही है। जैसे तीनों सेक्टर में एग्रीकल्चर, भाई अगर हम 2047 के लिए विकसित भारत बनने का सपना देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो भैया पानी तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सब सेक्टर में चाहिए, क्योंकि पानी तो हर एक चीज की आधारभूत आवश्यकता है। तो पानी की डिमांड तो बढ़ेगी ना बच्चे। शहरीकरण बढ़ेगा तो क्या पानी की मांग नहीं बढ़ेगी? आप स्वयं विचार कीजिए। तो ये आपके सामने चुनौती है। और क्लाइमेट चेंज अब एक बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न कर रहा है। तो पहली चुनौती ये हो गई, यानी असमान उपलब्धता एवं बंटवारा। फिर दूसरी क्या होगी? कानूनी, लीगल एवं संवैधानिक जटिलताएं। यानी जल राज्य सूची में है आर्टिकल 246, तो स्वाभाविक है केंद्र का इस पे अधिकार सीमित है, और ऐसी परिस्थिति में राज्यों में आपस में टकराव होता है। तो ये तो आपने संवैधानिक वाला लिख ही लिया। इसके साथ संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को जल विवादों के समाधान के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है, पर राज्यों को इसमें प्राथमिकता मिल जाती है और राज्य फिर अपनी अपनी करने लगते हैं। इसके अलावा जो हमने इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में बनाया था, वो भी प्रभावी समाधान देने में विफल रहा है। क्यों? क्योंकि भैया दशकों दशक लग जाते हैं एक जल विवाद का समाधान होने। तो आप देख सकते हैं।
तो ये हो गया यानी दूसरी। तीसरी कमी क्या है? जल संधियों, वाटर ट्रीटी, यानी जल को लेकर के आपस में समझौता संधि राज्यों के बीच में बिल्कुल है ही नहीं। जल संधि एवं न्यायाधिकरण, जो भी न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं जल समस्या के समाधान के लिए दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में, वो अच्छा काम भी नहीं कर पा रहे। तो एक तो कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण को देखें तो 17 साल लग गए मामले पर निर्णय देने में मेरे प्यारे बच्चों। कृष्णा और नर्मदा नदी विवाद वर्षों से लंबित है, तो वही सारी बातें इस वाले पॉइंट में लिखेंगे। और संविधान कहता है कि न्यायालयों को जल विवाद से दूर रहना चाहिए, और संविधान तो कहता है कि न्यायालयों को दूर रहना चाहिए, और राज्य बार बार याचिका लेके न्यायालय में चले जा रहे हैं। तो इससे एक दुविधा बनी हुई, यह एक संवैधानिक चुनौती है, आप देख सकते हैं। अब अगला पॉइंट इसमें आता है, संघर्ष में हर चीज के पीछे राजनीति, राजनीतिक हस्तक्षेप। अब कावेरी का पानी कौन ज्यादा लेगा? अगर किसी ने पहल करते हुए किसी दूसरे राज्य की चिंता को समझा तो उसकी सरकार उलट जाएगी। तो राजनीतिक हस्तक्षेप एवं क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा एक बहुत बड़ा कारण, यानी जल चुनावी मुद्दा, तो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद अंतिम पॉइंट होता है, जो भी जल संसाधन है उनका जो दोहन हो रहा है, यानी उसका जो उपयोग हो रहा है वो अवैज्ञानिक हो रहा है। ठीक है, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूजल की कमी है। क्यों? क्योंकि वहां पर वाटर इंटेंस क्रॉपिंग हो रही है, यानी जल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। इसके अलावा हम पारंपरिक जो जल निकाय होते हैं, जैसे तालाब, बावड़ियां, कुएं, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आपके सामने हो गया। अब आता है क्या सुधार करेंगे? तो बताने की जरूरत नहीं है। जो भी सुधार बताए गए हैं कि जल को समवर्ती सूची में लाओ, लिख लोगे, राष्ट्रीय जल आयोग बनाओ, जल न्यायाधिकरण की प्रक्रिया में सुधार ले आओ, सब लिखा हुआ है। जल विवादों के लिए तकनीकियों वैज्ञानिक समाधान डिस्कस करो, वहां डिस्कस है। राज्य और केंद्र के बीच में सहकारी जल संघवाद की स्थापना करो, मैंने बता ही दिया। इसके अलावा यानी ड्रिप, जो भी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं सिंचाई के, पानी के कम उपयोग के, उसका इस्तेमाल करना। निष्कर्ष, मजा आ गया बेटा? दौड़ गई गाड़ी? करेंगे अब? है? एक बार बताइए भाई। तो घोड़े दौड़ाओ लंबे लंबे। हाँ हाँ विजय बेटा, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। अब कॉम्प्रिहेंशन जो यूट्यूब पे बच्चे मुझे देख रहे होंगे, अगर दिल से फॉलो है और सी सेट में दिक्कत है तो किसी की सुनिएगा नहीं इस बार आप लोग। उसके पीछे रीजन है, कॉम्प्रिहेंशन की क्लास अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, और हमारे यहाँ सीसेट क्लास बहुत अच्छी चल रही है, अपने दोस्तों से जरूर पूछेगा। तो इससे क्या है ना, मतलब बहुत अच्छा, मतलब मैं नहीं कहता हूँ कोई बहुत अच्छा पढ़ाता है कोई बहुत खराब, मतलब एकदम हम एग्जाम ओरिएंटेशन, यानी पूरा मेरा पैटर्न कि भाई हमें पास करना है, हमें ज्ञान की जरूरत, बच्चों को ज्ञान देना ही नहीं। ज्ञान देना हो तो तभी मैं आता, फटाफट धय करके, आपको भी मेरा जोश पसंद है, एनर्जी पसंद है, दहाड़ दहाड़ करके पढ़ा देता। और एक भी मॉडल का आंसर मैं जरा पिछले कई सालों का याद रखो, मॉडल क्वेश्चन का आंसर बता पाता था, बस इतना ही बताता ना, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। और तब भी कितने सिलेक्शन इससे हुए हैं। अरे बच्चों, स्टेट पीसीएस के बच्चे नाम नहीं लेते, नहीं तो सब पढ़ रहे हैं, मुझे पता, खासकर बिहार में तो ताबड़तोड़ चल रहा है IQIP, मुझे पता है। तो कहने का मतलब यह है कि अब हो रहा है ना ये सारी चीजें, लेकिन वही है कि तो भाई अच्छी चीज कराने में समय लगता है, साथ लगता है। एक चीज अच्छी समझा दी, बाकी हल्के हल्के समझा दी, कहानी हमारी, चित पट सब हमारा। जलवायु परिवर्तन का भारत के नदी बेसिन प्रबंधन पर प्रभाव मेरे प्यारे बच्चों कैसे होता बताओ? अरे भैया जलवायु, मैं इसको संक्षेप में बता दे रहा हूं, आप खुद लिखिएगा। अरे भाई, क्लाइमेट चेंज के कारण कभी मानसून देरी से आता है कि नहीं? बोलो। आप कहेंगे हाँ सर आता है। फिर मानसून आता है, जल्दी खत्म भी हो जाता है मानसून देरी से आता है और जल्दी से खत्म हो जाता है, जिससे जो फ्लो ऑफ वाटर है रिवर्स का, नदियों का प्रवाह संतुलित हो जाता है। यही लिखना मानी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन क्या क्या होता है, बस अपने दिमाग में वो रख लीजिए। फिर इसके बाद दूसरा, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, हिमालयी नदियां
जितनी भी हिमालयी नदियां हैं, जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, उसमें क्या हो रहा है, जो भी ग्लेशियर्स हैं वो तेजी से पिघल रहे हैं, जो नदी के प्रवाह को और तेज कर दे रहे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप बाढ़ आ जा रही। फिर दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, कावेरी, गोदावरी, सूखने लगी हैं, जिससे जल संकट बढ़ने लगा। तो आप देख सकते हैं ये तीनों क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट है। तो पहला हो गया आपके सामने। दूसरा हो गया कि बाढ़ और सूखे की तीव्रता बढ़ी हुई है, आपको पता है। यानी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ की तीव्रता बढ़ गई है, जिससे असम हो गया, बिहार हो गया, यूपी हर वर्ष नुकसान हो रहा है। जबकि बुंदेलखंड, विदर्भा, मराठवाड़ा में सूखा पड़ रहा है, जिससे कृषि की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। सब आपको कितनी बार पढ़ा है। गाद का प्रभाव, सेडिमेंटेशन, अगर नदी के प्रवाह में कमी हो जाएगी, बांध या जो भी हम उसमें इंटरवेंशन करेंगे, बांध बनाएंगे, नहरें बनाएंगे, तो उसके कारण गाद जमाव बढ़ रहा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में मिट्टी का कटाव और समुद्री जल का अतिक्रमण बढ़ रहा है। तो ये सारी बातें हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। ठीक है बेटा, तो क्लाइमेट चेंज पढ़िए, उसके बाद इसको एंजॉय करिए। अब आते हैं यानी हम अगले टॉपिक पर, अरे सॉरी, इसी के शानदार वाले पक्ष पर, यानी प्रीलिम्स। अब आप सोचो, यही टॉपिक प्रीलिम्स के लिए पूरा तैयार है। क्या नदी जोड़ो परियोजना पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या आएगा, वो भी लिख दिया गया बच्चे। आप देख सकते हैं केन बेतवा परियोजना, देख सकते हैं इसके लाभ एंड सो ऑन सारी भी। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना क्या है, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान क्या है, फरक्का बैराज चर्चा में था, वो आपको बता दिया। जल एक राज्य विषय है, जलवायु परिवर्तन और नदी बेसिन का क्या रिलेशन है। अब प्रश्न देख सकते हैं, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, दूसरा, तीसरा। अब यही प्रश्न तो आपसे पूछा जाएगा। हमने क्या कहा, हमने कहा इसकी प्रैक्टिस करिए। हम आंसर नहीं देते हैं, हम आपको प्रैक्टिस करने का कंटेंट देते हैं। भारत में नदियों को आपस में जोड़ने और जल विवादों के बारे में निम्नलिखित में से कितने कथन सही है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का उद्देश्य फरक्का बैराज का निर्माण, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन, भारत की नदियों को आपस में जोड़ने की तुलना। आप देख सकते हैं इसका आंसर, उसके बाद पूरा लिस्ट। भारत की नदी जोड़ो परियोजना की चुनौतियों और वैश्विक संदर्भ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केन बेतवा परियोजना ने क्या किया, अमेरिका में कोलोरेडो रिवर कॉम्पैक्ट, वर्षा पैटर्न में क्लाइमेट चेंज से प्रेरित परिवर्तनशीलता। आप देख सकते हैं। मजा आया बच्चों, तो ये हो गया। बाकी ये प्रीलिम्साथॉन, अगर आप लोग भी जो बच्चे अभी आईक्यू आईपी में है, इसका हिस्सा जरूर बनिएगा। ये मतलब टेस्ट सीरीज की हिस्ट्री में, टेस्ट सीरीज के इतिहास में एक जबरदस्त इनोवेशन है, जिसमें टेस्ट देने से पहले प्री टेस्ट एनालिसिस मैं कराता हूं, फिर उसके बाद आप लाइव टेस्ट देते हैं, फिर पोस्ट टेस्ट एनालिसिस होता है एक एक क्वेश्चन पे कि आप क्यों ये प्रश्न सही किए या ये क्यों गलत किए। तो इसका हिस्सा तो आप सबको जरूर ही बनना है। अब आता है अगला टॉपिक, यहां पर नदी जोड़ना पर्यावरणीय आपदा का स्रोत। क्या इसको आप पढ़ाने की आवश्यकता आपको लग रही है? एक बार बताएं सारे, क्या इसको पढ़ाने की आवश्यकता लग रही? सब लोग बताना। मैं ऐसे मतलब एक टॉपिक यही तो सिखाना चाह रहा हूं कि एक ही टॉपिक पढ़ करके और आप कैसे कई टॉपिक को खुद जनरेट कर सकते हैं, यही यूपीएससी है बेटा। लेकिन हमारे बच्चे इतने कोमल, इतने नाजुक, गुरुजी सब पढ़ा दीजिए आप। और ये नहीं कि मेरा मन रखने के लिए, ये नहीं कि मेरा मन रखने के लिए, अच्छा ओके, कि मेरा मन रखना है सर, नहीं नहीं, आप कहेंगे तो हम पढ़ाएंगे भाई, हमारा तो काम ही है ये। सेम वही यूनिट हो गई, ठीक है। इसमें बस केवल इन्वायरमेंट वाला पक्ष पकड़ लिया गया, जो मैंने आपको बता ही दिया कि पर्यावरण को कैसे नुकसान